इस जादुई एकेडमी में जब दो स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को ड्यूल के लिए चैलेंज किया तो किसी ने भी ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। ग्रे ने जो मैजिकल ईथर बॉल छोड़ा वो उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में 100 गुना बड़ा था। अगर प्रोफेसर बीच में न आते तो दूसरा स्टूडेंट पूरी तरह खत्म हो जाता। उसे देखकर कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ग्रे ने इतनी ताकत हासिल कैसे की। पहले कभी किसी स्टूडेंट में इतनी भयानक मैजिकल स्ट्रेंथ नहीं देखी गई थी, लेकिन सच्चाई ये है, ग्रे एक रिग्रेसर है और वो हमेशा से इतना ताकतवर नहीं था। उसकी कहानी शुरू होती है मानवता के सबसे महान हीरोज और उनके डिमोनिक दुश्मन के बीच अंतिम युद्ध से। लेकिन इस बार कहानी किसी ओवरपावर्ड हीरो की नहीं, बल्कि एक साधारण फुट सोल्जर की है जो बस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा है। पर अफसोस, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक स्ट्रे लेजर ब्लास्ट सीधे उसके सीने को भेद देता है। वार इतना घातक कि वो विरोध भी नहीं करता, बस उसे आर पार जाने देता है और वहीं खत्म हो जाती है उसकी कहानी। या शायद नहीं। मरते वक्त वो देखता है उसके साथी सिपाही जमीन पर बिखरे पड़े हैं और जो 4 महान हीरो हैं वो अपने दुश्मन द लिक्विडेटर से जानलेवा जंग लड़ रहे हैं। उन चारों के पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन उसके जैसे सिपाही तो बस एनपीसीज हैं जो बस मरने के लिए भेजे गए। उसे अपने आप पर दया आती है, सोचता है काश उसे भी कोई टैलेंट मिला होता। मगर असली झटका तब लगता है जब द लिक्विडेटर उन्हें ऐसे काटता है जैसे कोई खीरा काट रहा हो। एक ही बार में चारों हीरो खत्म। असल में वो तो शुरू से ही खेल रहा था। अब मानवता की किस्मत मुहरबंद लगती है, या यूं कहो कि ग्रे को ऐसा लगता है। तभी उसे एहसास होता है उसका दिल तो चकनाचूर हो चुका है, फिर भी वो जिंदा है। और अगले ही पल वो खुद को खंडहरों के बीच खड़ा पाता है, सामने एक रहस्यमयी ऑमनीपोटेंट बीइंग। वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, बस इतना कहता है कि ग्रे का शरीर खुद से ठीक हो गया है, वो भी उसी पावर से जो उसके अंदर पहले से दबी हुई थी। वो इकाई आगे बताती है कि ग्रे असल में लिक्विडेटर से भी ज्यादा ताकतवर है, वही राक्षस जिसने सबको पल भर में मार डाला था। पर वो ये भी कहता है कि शायद ग्रे उस पावर को संभाल न पाए, इसलिए अभी के लिए वो ग्रे को अपनी शक्ति का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देता है, बस इतना कि वो लिक्विडेटर को हराने की कोशिश कर सके। जैसे ही वो वापस असली दुनिया में लौटता है, उसकी तलवार रहस्यमयी ऊर्जा से चमक उठती है। बिना वक्त गंवाए वो इस पावर को परखने निकलता है। और हाँ, ये कोई दिखावा नहीं बल्कि असली ताकत है। लिक्विडेटर खुद उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है, लेकिन फिर भी ग्रे कमजोर पड़ जाता है। वो एक और वार करता है, पर इस बार खुद आधा कट जाता है। खून चारों ओर बिखरता है, फिर भी लिक्विडेटर उसे सराहता है, कहता है कि वो पहला इंसान है जिसने उसे पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। लेकिन लिक्विडेटर की हैरानी तब बढ़ जाती है जब ग्रे का शरीर फिर से बनने लगता है। निचला हिस्सा अब डार्क एनर्जी से बना हुआ है। अब वो इंसान से ज्यादा किसी ब्लैक क्लोवर डीमन फॉर्म जैसा दिखता है। उसकी तलवार दैत्य जैसी चमक रही है और एक ही वार में हवा तक कांप उठती है। लिक्विडेटर को मजबूरन हनीकॉम्ब शील्ड बनाना पड़ता है, लेकिन ग्रे के वार से वो भी चकनाचूर हो जाता है। अब वो राक्षस डर गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो सामने है वो इंसान है या मौत का रूप। खुद ग्रे भी सोचता है कि क्या वो अब भी इंसान है या कुछ और, मगर फिलहाल उसके लिए मायने रखता है सिर्फ ये युद्ध। वो फिर से वार करता है और लिक्विडेटर का सुनहरा खून हवा में बिखर जाता है। जवाब में वो राक्षस अपनी असली ताकत खोल देता है, सेलेस्टियल विंग्स फैलाता है और ऐसा लगता है मानो वो अब समय को ही मोड़ रहा हो। रात ढलती है और चांद आसमान में ऐसे चमक रहा है जैसे देवताओं का स्पॉटलाइट हो। दृश्य सच में शानदार है और ग्रे भी मानता है कि ये काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन इतना नहीं कि उसकी कॉन्फिडेंस हिला सके। वो पूरी ताकत झोंकते हुए फुल थ्रॉटल मोड में चला जाता है और एक सीधी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मारता है लिक्विडेटर की गर्दन पर। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तलवार आर पार नहीं जाती। फिर वही रहस्यमयी शील्ड और ये कमीना फिर बकवास करने लगता है, जो ग्रे के सिर के ऊपर से निकल जाती है। उसके मुताबिक इस प्लेन ऑफ ट्रू डस्क में उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। वो ग्रे को कहता है कि ऊपर आसमान की ओर देखो, ताकि उसे पता चले कि वो कितना डीप और घिनौना है। जिज्ञासा में ग्रे ऊपर देखता है और देखता है एक चमकता हुआ स्टार लाइक ऑब्जेक्ट जो भयानक तीव्रता से दमक रहा है। अगले ही पल बूम, वो चीज एक मीटियोर की तरह नीचे गिरती है और ग्रे को पूरी तरह ओब्लिटरेट कर देती है। अब लिक्विडेटर विजयी मुद्रा में खड़ा है, उस क्रेटर को घूरते हुए जो ग्रे की जगह बचा है। लेकिन शुक्र है, वही रहस्यमयी इकाई फिर लौट आती है ठीक समय पर। वो पूरी टाइमलाइन रिवाइंड करती है और ग्रे को पास्ट में भेज देती है, एकमात्र मिशन के साथ, सेव द वर्ल्ड। उस इकाई का नाम है क्रोनोस और लगता है कि क्रोनोस और लिक्विडेटर के बीच कोई पुराना रिश्ता है, मगर कोई ये नहीं बता रहा कि कैसा। अब कहानी कट करती है ग्रे की ओर, जो अपनी आंखें खोलता है एक शांत हरियाली भरे नेबरहुड में।
सब कुछ पीसफुल, काम और एकदम फोटोजेनिक। पता चलता है कि वो अपने होम टाउन रेनाडो विलेज में है, पर अतीत के रूप में, लगभग 15 ईयर्स इन द पास्ट। लगता है क्रोनोस ने अपना वादा निभाया। ग्रे को समय में पीछे भेजा गया है, दुनिया को बचाने का आखिरी मौका देने के लिए। अचानक उसके हाथ में स्टिंगिंग पेन महसूस होती है। जब वो नीचे देखता है तो उसकी कलाई पर पट्टियां और पुराने जख्म दिखाई देते हैं। यादें ताजा हो जाती हैं। ये वही वक्त था जब वो बेल्डर और उसकी गैंग का पंचिंग बैग हुआ करता था। लेकिन अब जब उसे नई जिंदगी का मौका मिला है, तो अगर वो फिर वही गलती दोहराए तो वो शर्म की बात होगी। पर हकीकत ये है कि वो उन गुंडों से हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता। वो उसकी पहुंच से बहुत आगे है। इसी सोच में डूबा ग्रे सोचता है कि शायद लिक्विडेटर को हराना भी एक ड्रीम जैसा ही है। लेकिन तभी उसकी नजर उसी डरावनी टोली पर पड़ती है। हाँ, वही बेल्डर और उसके गूंस। वो ग्रे को देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे उन्होंने अपनी अगली प्रे ढूंढ ली हो। मजे के लिए वो उसके पैरों के पास एक स्पेयर सोर्ड फेंकते हैं और आदेश देते हैं, उठा इसे। ग्रे तलवार को घूरता है, पूरी तरह क्लूलेस। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या खेल चल रहा है। आखिर 15 साल हो चुके हैं, यादें धुंधली हैं। बेल्डर सोचता है कि ग्रे जानबूझकर अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है, इसलिए वो उसे याद दिलाता है उनके मॉक बैटल्स के बारे में। ग्रे बहाना बनाता है, अपना घायल हाथ दिखाकर कहता है कि वो अभी लड़ नहीं सकता, लेकिन ये गुंडे मानते नहीं। कहते हैं तलवारें ब्लंट हैं, कोई चोट नहीं लगेगी। ग्रे को अब भी शक है, चाहे तलवार कितनी भी ब्लंट हो, आखिर लोहे की ही तो है। एक गलत वार और सीधा हेवन टिकट। और सच कहें, एक हल्का सा वार बॉल्स पर पड़ जाए तो कोई भी जमीन पर लौट जाएगा। मगर ये लोग उसकी बात का मतलब नहीं समझते। बेल्डर गुस्से में स्टैंस लेता है और ग्रे के नो सुनते ही चार्जिंग बुल की तरह टूट पड़ता है। ग्रे के पास वक्त था तलवार उठाने का, पर अब बहुत देर हो चुकी है। बेल्डर उस पर झपट रहा है। ग्रे को ये मॉक बैटल का नाम मजाक लगता है, क्योंकि सामने वाला ऐसे भाग रहा है जैसे अपनी माँ से बदला लेने आया हो। तभी ग्रे को याद आता है, एक मिलिट्री डॉक्टर ने कहा था उसकी तलवारबाजी कभी नहीं सुधरी, क्योंकि बचपन में उसे एक चोट लगी थी। अब सोचता है शायद यही वो पल है जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बेल्डर का वार नीचे गिरता है, लेकिन ग्रे अचानक ब्लर होकर पीछे हट जाता है और वार पूरी तरह डॉज कर देता है। वो खुद भी दंग रह जाता है। बेल्डर का चेहरा अब खींच से सख्त हो जाता है ग्रे की उस इम्प्रेसिव एजिलिटी को देखकर। वो एक और स्ट्राइक फेंकता है, लेकिन ग्रे उसे भी डॉज कर देता है। फिर नीचे पैर की तरफ एक तेज वार, मगर ग्रे फिर से बच जाता है। वो कमीना बेतहाशा कोशिश कर रहा है हमारे लड़के को हिट करने की, जैसे किसी ब्लड थर्स्टी मैन ऑन अ मिशन की तरह, लेकिन ग्रे तो ऐसे फिसलता है जैसे कोई निंजा ऑन कोकेन। शुरुआत में ग्रे को लगा कि बेल्डर शायद स्लो हो गया है, मगर फिर उसे एहसास हुआ स्लो बेल्डर नहीं हुआ, वो खुद फास्टर हो गया है। अब तो वो हर वार ऐसे डॉज कर रहा है जैसे उसे रेंट देना भूल गया हो। बेल्डर के गूंज भी अब अनदेखा नहीं कर सकते। ग्रे एकदम बदला हुआ इंसान लग रहा है। भले उसका शरीर वैसा नहीं रहा, मगर उसके पास अब भी हर जंग की बैटल मेमोरीज हैं। वो हर मूव दिमाग में मैप कर चुका है। उसका शरीर अब ऑटो पायलट मोड में काम कर रहा है। ग्रे अब तलवार उठाता है ताकि ये तथाकथित मॉक बैटल जारी रहे, जो अब असली बैटलफील्ड लगने लगी है। बेल्डर अपनी ईगो में डूबा हुआ है, बुरी तरह कोशिश कर रहा है ग्रे को अपनी तलवार के नीचे कुचल देने की, मगर अब ग्रे के सब्र का बांध टूट चुका है। वो पहली बार अपनी तलवार घुमाता है और उसके जोरदार स्विंग से बेल्डर के हाथ में दर्द की लहर दौड़ जाती है। बस इसी से साबित हो गया कि असली पैथेटिक कौन है। अगर ग्रे ईमानदार हो तो उसे खुद हंसी आ रही है कि वो इतने वीकलिंग से लड़ रहा है, पर फिर उसे याद आता है यही बेल्डर वो कमीना है जिसने उसे बुलीड किया, उसकी फ्यूचर छीनी और उसे सालों तक दर्द में रखा। इसीलिए अब ग्रे फैसला करता है समय है इस गड्ढे को उसकी ही दवा छकाने का। अगले ही मूव में ग्रे एक सटीक वॉर करता है और बेल्डर के हाथ से तलवार उड़कर दूर जा गिरती है। वो एकदम अनार्म्ड हो जाता है। ग्रे उसे घूर कर हंसता है, बेल्डर की तलवारबाजी का मजाक उड़ाते हुए। बेल्डर अपमान से जल उठा है, लेकिन ग्रे अब रुका नहीं है। वो तेजी से ब्लेड स्विंग करता है, इतनी ताकत से कि तलवार उसकी त्वचा को काट जाती है और ब्लड बहने लगता है। ग्रे चौंक जाता है, वेट अ सेक, तलवार तो ब्लंट थी, फिर खून कैसे? जब वो नीचे देखता है तो हाँ, ब्लेड वाकई ब्लंट है। मतलब अगर ये तेज तलवार होती तो बेल्डर अब तक मर चुका होता, मगर ग्रे ध्यान भटकने नहीं देता। वो एक और वार करता है, बेल्डर के कुछ टीथ उड़ जाते हैं और उसकी नाक से खून फाउंटेन्स की तरह फूटता है। अब ग्रे उसके ऊपर खड़ा है, आंखों में ठंडा गुस्सा लिए। बेल्डर की रूह कांप रही है। ये नजारा वाकई संतोषजनक है। एक घमंडी कमीना अब एक सॉबिंग मेस बन चुका है। ग्रे के लिए शायद इतना काफी है, लेकिन अफसोस बेल्डर अब भी नहीं समझा। वो चिल्लाता है अपने गूंज पर, उस पर टूट पड़ो, लेकिन वो सब डर से पीछे हट जाते हैं। उन्होंने अभी अभी देखा कि उनका बॉस कैसे एक पैथेटिक डॉग की तरह पिटा। कौन बेवकूफ खुद वही अंजाम चाहेगा। फिर भी उनमें से एक कहता है, चलो सब एक साथ हमला करते हैं। तीनों एक साथ कूदते हैं, ग्रे को चारों ओर से घेरते हुए। पर ग्रे अब भी काम एंड नॉनशलॉन्ट है। अगर इन्हें मौत चाहिए तो भाई देने को तैयार है। वो सब एक साथ झपटते हैं और ग्रे बिना झिझक जवाब देता है,
पहले तो उसने सोचा था इन्हें स्पेयर कर देगा, मगर लगता है ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक दर्द का स्वाद ना चखें। कुछ ही पलों बाद उनके चेहरे ऐसे सूज जाते हैं जैसे किसी बाबून की लाल पिछली तरफ। ग्रे खुद को देखकर हंस देता है। यही लोग थे जो कभी मेरे डर का कारण थे, अब ये सब इंसान कम, क्राइंग इमोजीज ज्यादा लग रहे हैं। थोड़ी पूछताछ में पता चलता है कि ये सब सीरियस सोर्ड्समैनशिप डोजो के स्टूडेंट्स हैं। बेल्डर मानता है कि वो उसी डोजो में ट्रेनिंग लेते हैं, मगर हाल ही में जाना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो पहले ही काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। ग्रे हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर यही तुम्हारी ताकत है तो तुम्हारा डोजो भी मुझसे ज्यादा मजाकिया है। बेल्डर पहले तो साफ मना कर देता है, कहता है भला मैं अपने मास्टर को क्या बताऊं कि किसी अजनबी ने मुझे सड़क पर पीट दिया। लेकिन ग्रे सिर्फ तलवार को हल्के से घुमाता है, जैसे कह रहा हो मान जा वरना तेरी हालत फिर वही होगी। ये छोटी सी धमकी चमत्कार कर देती है। बेल्डर अब इतना हम्बल्ड है कि चीटा से भी तेज डोजो की तरफ भागता है, अपने दोस्तों को पीछे छोड़ते हुए। कुछ देर बाद जब वो टाउन पहुंचते हैं, बेल्डर झिझकते हुए पूछता है कि ग्रे को इस डोजो में शामिल होने में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तब ग्रे बताता है कि इस डोजो से एकेडमी रिकमेंडेशन स्लॉट मिलता है, उसे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। बेल्डर समझ जाता है कि ग्रे का असली टारगेट एकेडमी में दाखिला पाना है। उनमें से एक गून हैरानी से पूछता है, जब तू पहले से इतना पावरफुल है तो फिर एकेडमी क्यों? मगर ये बेवकूफ नहीं जानते कि ग्रे का इनफ का मतलब कुछ और ही है। उसे अब भी याद है जब पूरी मानवता के हीरोज कुछ ही पलों में उस दैत्य के हाथों स्लॉटर हो गए थे। वो पूरी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप थी और फिर भी वे कुछ नहीं कर सके। उस वक्त ग्रे के पास भी अपनी डार्क पावर्स थीं, फिर भी वो उस दैत्य को छू तक नहीं सका। तभी उसे एहसास हुआ ताकत होना और उसे संभालना दो अलग बातें हैं। अगर तब उसके पास सही सोर्ड्समैनशिप स्किल होती तो शायद वो लड़ाई पलट सकता था। शायद इसी वजह से क्रोनोस ने उसे यहाँ भेजा, ताकि वो फिर से उतना स्ट्रांग बने जितना बनना जरूरी है। थोड़ी देर बाद वो मिलते हैं उस डोजो की मास्टर से, वही सीरिया जिनका नाम सुनकर सब कांपते हैं। वो गुस्से में बेल्डर और उसकी टोली को जमकर डांट लगाती है, कहती है एक आम आदमी से भिड़े और फिर हार गए, शर्म करो। बेल्डर सफाई देने की कोशिश करता है कि वो तो बस एक मॉक बैटल था, लेकिन अगले ही पल सीरिया का मुक्का उसकी उड़ान तय कर देता है। एक झटके में चांद की सैर के लिए तैयार। बाकी गूंस ठंडे पसीने में तर हैं। सीरिया तलवार बेल्डर की गर्दन के पास रखती है और कहती है, अगर इसे मॉक बैटल कहते हो तो मेरा ये वार भी मॉक बैटल ही समझो, और फिर सबको डोजो से एक्सपेल कर देती है। उनके जाते ही सीरिया मुड़ती है, तलवार रखकर ग्रे के सामने झुक जाती है। माफ करना, मेरे फॉर्मर स्टूडेंट्स ने तुम्हें जो परेशानी दी। लेकिन ग्रे बस सिर हिलाकर कहता है, कोई बात नहीं, चलो काम की बात करें। सीरिया पूछती है कि क्या उसे वाकई एकेडमी में रिकमेंडेशन चाहिए, और ग्रे तुरंत हामी भर देता है। वो कहती है ठीक है, लेकिन उससे पहले अपनी वर्थ साबित करो। दोनों अपनी अपनी वुडन सोर्ड्स लेकर आमने सामने खड़े होते हैं। सीरिया एक सीनियर होने के नाते उसे पहले स्ट्राइक करने का मौका देती है और फिर शुरू होती है वारों की बारिश। उनकी तलवारें इतनी तेज चलती हैं कि बस आफ्टर इमेजेस दिखाई देते हैं। सीरिया ध्यान से उसकी हर मूव को एनालाइज करती है। उसे साफ महसूस होता है कि ग्रे की सोर्ड्समैनशिप उसकी उम्र के हिसाब से बेहद प्रैक्टिकल है, जैसे वो सैकड़ों लड़ाइयां पहले लड़ चुका हो। अब उसे समझ आता है कि बेल्डर और उसके दोस्त ऐसे क्यों हारे। ग्रे की स्टाइल मोस्टली सेल्फ टॉट है, लेकिन उसमें एकेडमी जैसी फिनेस भी झलकती है। शायद किसी सोर्ड सेंट ने कभी उसे कुछ सिखाया था। भले ही उसकी टेक्निक अभी भी थोड़ी रफ है, लेकिन उसकी नीयत साफ है। एक बात तो पक्की है, ग्रे के अंदर रॉ टैलेंट कूट कूट कर भरा है, बस उसे सही दिशा में हार्नेस करने की जरूरत है। सीरिया को ऐसा लगता है जैसे उसने किसी डायमंड इन द रफ को खोज निकाला हो। जब उसका असेसमेंट पूरा हो जाता है, वो अंतिम वॉर के साथ इस ड्यूअल को खत्म करने का निर्णय लेती है, लेकिन ग्रे बिना किसी परेशानी के उसका वार रोक देता है। फिर शुरू होती है वो मकाब्र डांस, जहां हर वार पर ग्रे ऐसे पैरी करता है जैसे उसे चोट से एलर्जी हो। अब सीरिया बेचैन होने लगती है। उसके हर तेज वार के बावजूद ग्रे की स्टांस 1 इंच भी नहीं हिलती। उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है कि उसे एक मियर मॉक बैटल में अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। लेकिन जल्द ही उसके मन में एक हल्की फियर घर कर लेती है। ग्रे का चेहरा कुछ पल के लिए किसी डिमोनिक एंटिटी जैसा लगता है, जैसे वो किसी भयंकर शक्ति को अनलीश करने वाला हो। पर ग्रे की आखिरी वाइल्ड स्विंग के बाद हालात पलट जाते हैं। उसके भीतर की एनर्जी अचानक गिरने लगती है, थकान उसे पकड़ लेती है। सीरिया इसे ग्रे की कमजोरी समझकर आगे झपटती है, मगर अगले ही पल खुद चेकमेट हो जाती है। उसकी वुडन सोर्ड टूटकर जमीन पर गिरती है और ग्रे हैरान खड़ा रह जाता है। उस एक पल में उसने वही डार्क पावर महसूस की जो उसने लिक्विडेटर से लड़ते हुए हासिल की थी। इसका मतलब था, भले ही वो पास्ट में लौट आया है, पर वो शक्ति अब भी उसके भीतर है। लेकिन तुरंत बाद उसका शरीर एगनाइजिंग पेन से जल उठता है। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। सीरिया घबरा जाती है, उसकी मदद करने बढ़ती है, लेकिन ग्रे समझ जाता है कि उसका वर्तमान शरीर उस शक्ति को सहने के काबिल नहीं। फिर भी वो कांपते हुए खड़ा हो जाता है, कहता है आई एम फाइन, पर अंदर ही अंदर वो सोच में डूब जाता है। ये शरीर तो साधारण है,
उसे अब हर एबिलिटी यूसेज में बेहद एफिशिएंट होना पड़ेगा। वो सोचता है क्या उसे अपनी शक्ति के बारे में सीरिया को बता देना चाहिए, लेकिन फिर खुद ही रोक लेता है। कौन उसकी बात पर यकीन करेगा, और वो अपनी डार्क पावर को मर्जी से दिखा भी तो नहीं सकता, इसलिए वो बस बहाना बना देता है, आई जस्ट ओवर एक्सर्टेड माई सेल्फ। सीरिया को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता। वो सोचती है डल वेपन से कोई तलवार कैसे काट सकता है। उसे साफ पता चल जाता है कि ग्रे कुछ छिपा रहा है। वो अपनी टूटी तलवार की नोक उसकी तरफ उठाती है और ठंडी नजरों से देखती है। ग्रे बस शांति से पूछता है, इज देयर अ प्रॉब्लम? वो महसूस करती है कि वो इस समय बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसे जबरदस्ती नहीं करती, बल्कि वो सीधा मुद्दे पर आती है। तुम एकेडमी की रिकमेंडेशन चाहते हो, है ना? ग्रे सिर हिलाकर हामी भरता है। सीरिया बताती है कि उसके पास रॉयल एकेडमी ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप में रिकमेंडेशन दिलाने की पूरी अथॉरिटी है, मगर फिर वो चौंकाने वाली बात कहती है, आई वोंट रिकमेंड यू। उसके ठंडे शब्द किसी तेज तलवार से भी ज्यादा गहरे चुभते हैं। ग्रे का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो सच में बहुत वीक है। उसका आखिरी वार ही उसकी एकमात्र उपलब्धि थी। पर सीरिया बात पूरी नहीं करती। वो ठहर कर कहती है, इंस्टेड ऑफ द रॉयल एकेडमी यू शुड जॉइन द वर्ल्ड यूनियन एकेडमी। और बस ये सुनकर ग्रे की आंखों में फिर से एक नई लौ जल उठती है। क्या जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट है ये खुलासा उसे उसी तरह हिलाकर रख देता है जैसे ट्रक डाट्स टाक्स अपने शिकारों को कुचल देता है। रॉयल एकेडमी भले ही उनके देश का सबसे बेहतरीन संस्थान हो, लेकिन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी पूरे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। इसे स्वॉर्ड मास्टरी का शिखर माना जाता है। ग्रे शब्दों में खो गया है, क्योंकि यही मैजिकल एकेडमी वही है जिसने सबसे ताकतवर बैटल स्क्वाड तैयार किया, जिसमें स्वॉर्ड सेंट एमी जैसी शख्सियतें भी शामिल हैं। वो तुरंत सारिया से सवाल करता है कि क्या वो इतनी प्रतिष्ठित संस्था में दाखिला लेने के लायक भी है। मजेदार बात यह है कि सारिया उसकी उम्मीदों को तोड़ देती है। वह कहती है कि वर्तमान स्थिति में ग्रे का वहां दाखिला लेना बिल्कुल नामुमकिन है। स्वॉर्ड मास्टर जानती है कि ग्रे खुद भी अपनी कमजोरियों से वाकिफ है, खासकर अपने अभी के पतले और कमजोर शरीर को लेकर। रॉयल एकेडमी में उसकी स्वॉर्ड स्किल्स शायद किसी मिरेकल को जन्म दे सकती हैं, लेकिन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के लिए ये पर्याप्त नहीं है। सैरा भी आश्चर्यचकित है। लड़के में अविश्वसनीय प्रतिभा है, पर शरीर एक स्टिकमैन सा है। ग्रे को अब सच में उन मॉन्स्टरस ओपोनेंट्स का डर लगने लगता है जिनका सामना उसे वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में करना है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, और उसके वर्तमान शरीर के साथ तो ये नामुमकिन सा है। उसकी उदासी देखकर सैरा बताती है कि वो जल्दी ही हार मान लेता है। ग्रे सोचता है कि एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम तक बची 9 महीने भी शायद उसकी तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। फिर भी सैरा उसे मौका देती है। वह चाहती है कि अगले 9 महीने तक ग्रे उस पर भरोसा करे, क्योंकि इस दौरान वह उसे हेल से वापस लाने जैसी कठिन ट्रेनिंग में डालेगी। हाँ, लगता है उसने ग्रे को डेविड गॉगिन्स की तरह 3 अल्ट्रा मैराथन्स और 6000 पुलअप्स कराने का प्लान बनाया है। ग्रे मानता है कि भले ही उसे दर्द सहना पसंद न हो, कोई विकल्प नहीं है। वह तैयार होने की घोषणा करता है और उम्मीद करता है कि स्वॉर्ड मास्टर उसकी अच्छी देखभाल करेगी। सैरा उसकी डिटर्मिनेशन को पसंद करती है। शुरुआत में ये सकारात्मक संकेत लगता है, लेकिन तुरंत माहौल बदल जाता है जब वर्जिल की बेटी आधिकारिक तौर पर उसके हेलिश ट्रेनिंग की शुरुआत की घोषणा करती है। ग्रे की कष्टकारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वह गोकू की तरह ट्रेन करता है और खाने में भी उसके जैसा करता है। सारा उसे बल्किंग फेज और क्वेश्चनेबल फूड दोनों से गुजरती है। उनका स्वॉर्ड ड्यूअल जारी रहता है ताकि ग्रे की टेक्निक्स शार्पन हो सकें। 8 महीने बीत जाते हैं और ग्रे को उसकी श्रेडेड बॉडी मिलती है। सैरा भी अब उसकी फिजिक की तारीफ करती है। अब उसके पास ग्रे को और कुछ सिखाने के लिए कोई नई चीज नहीं बची। ग्रे दुनिया में निकलने के लिए तैयार है, लेकिन सैरा का रिलैक्स्ड एटीट्यूड उसे कंफ्यूज करता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में अभी 1 महीना बाकी है। वर्जिल की बेटी बताती है कि ग्रे को एग्जाम लोकेशन तक यात्रा करनी होगी, इसीलिए उसे जल्दी निकलना पड़ेगा। एक अंतिम उपहार के रूप में सारा उसे पैसे का बैग देती है ताकि उसकी यात्रा आसान हो और खर्च की चिंता न हो। ये वाकई एक सही टीचर का तरीका है। ग्रे को अभी भी जल्दी निकलने का विचार पसंद नहीं आता। उसकी दिलचस्पी देखकर सारा हंसती है और सोचती है कि लड़का अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड सोच रहा है। अचानक ग्रे गांव के पास ओजियर्स नेस्ट की अफवाह लाता है, जिससे सारा अलर्ट हो जाती है। वह यह भी बताता है कि सुरक्षा के अभाव में गांव बिल्कुल अनसेफ है। स्वॉर्ड मास्टर इसकी पुष्टि करती है और मुस्कुराती है, मानकर कि वर्स्ट केस में रॉयल कैपिटल से मदद ली जा सकती है। ग्रे चिंतित है, लेकिन वह मान लेता है कि उसकी टीचर उसे सांत्वना देकर कह रही है कि एग्जाम पर ही पूरा फोकस होना चाहिए और कोई वॉन्डरिंग थॉट्स नहीं होने चाहिए। राजधानी कभी भी एक छोटे से गांव की मदद नहीं भेजने वाली थी, और जब ऑग्रों ने गांव पर हमला किया और उसे बर्बाद कर दिया, तो इसका इनेविटेबल परिणाम होगा सारा की ब्रूटल मौत। अपनी पहले की जिंदगी में ग्रे ने देखा था
कि वह अकेले ही लड़ते हुए मरी थी। खैर, वह इसे उसे नहीं बताता और बस स्थिति को स्वीकार करता है। अपनी टीचर का धन्यवाद करता है कि उसने अब तक उसकी मदद की। ग्रे तुरंत निकलने का प्लान बनाता है, जिससे सैरा की मुस्कान खिल उठती है। वह और उसके दो बड़े व्यक्तित्व उसे सफलता की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद हमें दृश्य मिलता है जहां सारा खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए ऑगरों के नेस्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यहाँ पेड़ की शाखाओं पर मानव कंकाल डरावने तरीके से लटकाए गए हैं, चेतावनी के तौर पर। सारा स्काउट से मिली जानकारी का इस्तेमाल करते हुए नेस्ट तक का रास्ता ट्रैक कर रही है। आगे खून का निशान देख वह जानती है कि खतरा नजदीक है, पर उससे पहले सोर्ड मास्टर को अपने डिसाइपल की परिचित आवाज से अलार्म लगता है। एक पेड़ की शाखा पर बैठा वह पूछता है कि उसकी बिलवेड मास्टर इतनी देर रात कहाँ जा रही है। सैरा को उसके अचानक आने का सरप्राइज मिलता है। वह पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है जब उसे एकेडमी पर ध्यान देना चाहिए। जमीन पर उतरते ही वह उसे टॉन्ट करता है कि क्वेश्चनिंग उसे करनी चाहिए थी, न कि मुझे। सैरा ने उसे झूठ बोला था कि वह नेस्ट की समस्या को इग्नोर कर देगी और रॉयल कैपिटल को हैंडल करने देगी। बहाना बनाते हुए सैरा बताती है कि रॉयल कैपिटल अपने पर्सनल मैटर्स के कारण मदद नहीं भेज रही, इसलिए उसने खुद ही यह जिम्मेदारी संभाली। वह अपनी सोर्ड एबिलिटी में कॉन्फिडेंट है, मानते हुए कि नेस्ट में जो भी हो वह उसे हरा सकती है। स्काउट की रिपोर्ट के अनुसार सारा का ओपोनेंट एक एलीट ओजर है और बॉस के अलावा लगभग 50 हेंचमैन मॉन्स्टर्स हैं। सारा जानती है कि मॉन्स्टर्स की संख्या के कारण लड़ाई कठिन होगी, लेकिन यह उसे रोक नहीं रहा। ग्रे भी मानता है कि एलीट ओगर उतना स्ट्रांग नहीं है कि वह सारा जैसी महिला को हरा सके, मगर ऑगरों की ताकत उनकी ब्रेन्स और नंबर्स में है। अगर वे उसे घेर लें तो सारा की मौत तय है। इसके अलावा ग्रे को एक चीज का पूरा भरोसा है, अपनी पहले की जिंदगी की जानकारी के कारण सारा को अकेले भेजना मतलब उसे उसकी मौत की तरफ भेजना, और अंत में गांव भी तबाह होगा, कोई प्रोटेक्टर बचेगा नहीं। इसलिए युवा डिसाइपल सारा से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके साथ टीम अप करे, पर मास्टर काइंड नहीं है, कहती है कि वह अकेले ही सब संभाल लेगी। ग्रे स्मार्ट है और कन्विंस करने की कोशिश छोड़कर क्लेवरली कहता है कि वह रियल कम्बैट एक्सपीरियंस पाना चाहता है। वह गिल्ट ट्रिप भी डालता है, पूछते हुए क्या वह डरती है कि वह उसके पाथ में बर्डन बन जाएगा। सैरा उसकी बात पर हंसती है, उसे रिडिकुलस लगती है। उनकी स्किल डिफरेंस अभी तक इतनी है कि मॉक बैटल्स में वह उसे स्ट्रगल देती है, लेकिन सारा बताती है कि रियल बैटल अलग है, खासकर मॉन्स्ट्रस नेस्ट जैसी परिस्थिति में। यही वजह है कि वह नहीं चाहती कि ग्रे अब भी अपनी लाइफ रिस्क करे, कम से कम तब तक जब तक उसके पास ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस न हो। डिसहार्टेंड ग्रे अपनी मास्टर के सामने एक आखिरी आइडिया लेकर आता है। सारा इनिशियली सरप्राइज होती है, लेकिन ग्रे सीधे चैलेंज करता है, कहता है कि वह उसे फाइट में पुट टू स्लीप करेगा और फिर खुद ऑगरों से लड़ेगा। स्थिति टेंस हो जाती है। डिसाइपल ने अपनी मास्टर को रियल बैटल के लिए चैलेंज कर दिया। तलवार की नोक उसके ऊपर, ग्रे उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। सारा समझ जाती है कि उसका स्टूडेंट भी उतना ही स्टबर्न है जितनी कि वह खुद। वह मान जाती है और कहती है कि वह नहीं चाहती कि वह अकेला जाए, इसलिए वह उसके पुराने सजेशन पर लौट आती है, साथ में जाना। उसकी एक ही चिंता है कि ग्रे सुरक्षित लौटे, और हाँ, एक पीस सच में सुरक्षित रहे। दोनों साथ मिलकर जंगल में मॉन्स्टर्स का सामना करने निकलते हैं। रात गहरी होती जाती है और अंततः मास्टर और डिसाइपल को नेस्ट का लोकेशन मिल जाता है। बुद्धिमान मॉन्स्टर्स अपने एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हैं। उन्होंने ऐसा नेस्ट बनाया है कि यहाँ कोई भी डेयरिंग इंट्रूडर आसानी से बच न सके। सारा सोचती है कि क्रीचर्स अपनी ताकत में कॉन्फिडेंट होंगे, वहीं ग्रे तर्क करता है कि यह एक्चुअली उनके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि उन्हें बहुत सावधानी से लड़ना पड़ेगा। सुरक्षित डिस्टेंस से देखकर सारा थोड़ी सरप्राइज होती है। समूह में बॉस कहीं दिखाई नहीं देता, जिससे उसे शक होता है कि शायद वह अपने टेंट में छुपा है। अगर ऐसा है तो उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह वे एलीट ओजर से सामना करने से पहले कई हेंचमैन मार सकते हैं। बैटल स्ट्रैटेजी पर चर्चा करते हुए सीरिया अपने डिसाइपल को निर्देश देती है कि वह मॉन्स्टर्स को एक साइड से टारगेट करे, जबकि वह दूसरी साइड को कवर करेगी। तुरंत योजना को एग्जीक्यूट करते हुए दोनों अपनी तलवारें उठाकर एक्शन में कूदते हैं। शोडाउन शुरू होता है। मॉन्स्टर्स के कॉम्प्रिहेंड करने से पहले मैजेस्टिक सारा ऑलरेडी उनके ऊपर है। क्लीन हेडशॉट मारते हुए क्रीचर का सिर फूट जाता है और जमीन पर गिरता है। पहला मॉन्स्टर गिरते ही बाकी ग्रुप गुस्से में रोर करता है। पूरा समूह मर्डर मोड में चला जाता है, इंट्रूडर्स को मारने के लिए हथियार तैयार करता है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा लड़का बीस्ट मोड में है, हॉर्ड्स को क्रॉस कट करते हुए। ये एक वन मैन आर्मी है, एक ही बार में मल्टीपल मॉन्स्टर्स को काट रहा है। एलिगेंट सारा भी अपने पापा वर्जिल से सीखी इंप्रेसिव स्किल्स दिखा रही है। दोनों अनस्टॉपेबल हैं। ग्रे और सीरिया परफेक्ट एक दूसरे का कवर कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों में नजर में आए हर मॉन्स्टर का बॉडी काउंट उनके नाम हो जाता है। वैसे सारा ग्रे की रियल बैटल में अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस्ड है। वह कभी इतना रेडी नहीं था। अपनी मास्टर को भी सतर्क रहने की वार्निंग देता है, लेकिन बात यह है कि सिचुएशन में कुछ गलत लग रहा है। ये फाइट उनके लिए बहुत इजी रही, इतना इजी कि अगर यही लेवल सारा को सामना करना पड़ता तो वह अकेले ही सारे
मॉन्स्टर्स को हरा सकती थी। यही उसे अनईजी बना रहा है, क्योंकि जो भी टेंट के अंदर रेस्ट कर रहा है वह अब तक उनके सामना किए गए किसी भी ओपोनेंट से ज्यादा टेरिफाइंग होगा। टेंट के अंधेरे में क्रीचर की मेनेसिंग आइज दूर से चमक रही हैं। ग्रे जैसे ही उनके कांटेक्ट में आता है शॉक से शडर करता है। अपनी ताकत के बावजूद वह डर कर अपनी मास्टर से कहता है कि तुरंत भागना पड़ेगा। सीरियस समझ ही नहीं पाती कि अचानक ये क्या हुआ। बिना कुछ एक्सप्लेन किए ग्रे इतना डरकर उसे रोर करता है कि सारा उसकी बात पर क्वेश्चन नहीं करती। वह बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसके पीछे दौड़ती है। आप सोच सकते हैं कि शायद वे एस्केप कर जाएं, लेकिन नहीं। उनका टेरिफाइंग ओपोनेंट लिटरली स्काई से वर्टिकल लीप मारकर उनके सामने आता है। ग्रे डर के मारे फ्रोजन हो जाता है जब मॉन्स्टर जमीन पर अपने पैरों को टिकाता है और ह्यूमंस का सामना करता है। सैरा की एक्सप्रेशन शॉक में बदल जाती है। वह बताती है कि बॉस मॉन्स्टर खुद उनके सामने आया है, लेकिन फिर ग्रे एक बॉम्ब शेल ड्रॉप करता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बॉस मॉन्स्टर नहीं है। जैसे ही वह रियल बॉस का लोकेशन रिवील करने वाला होता है, पीछे से मॉन्स्ट्रस रोर गूंजता है। ये प्रोवोकेटिव रोर और हॉर्ड्स को उनके पीछे चेस करने के लिए अनलीश करता है। ये थ्रिलिंग नॉइज सैरा के लिए डेफनिंग है, लेकिन ओगर्स के लिए इसे बैटल हंग्री मेनियक्स में बदल देता है। सैरा डर से कांपती है, अपनी सेंसेस समझ ही नहीं पाती। एलीट ओगर से भी ज्यादा टेरिफाइंग और ब्रूडिंग क्रीचर सामने है जो पूरे ग्रुप को कमांड कर रहा है। फाइनली ग्रे रिवील करता है कि वे ओगर जनरल के खिलाफ हैं। वही मॉन्स्टर नेस्ट का रियल बॉस है। याद रखो, वे लिटरली सैंडविच में हैं। एक साइड में एलीट ओगर उनके एस्केप को ब्लॉक कर रहा है। पीछे लौटना भी इम्पॉसिबल है क्योंकि वहां एक बड़ी हॉर्ड और नेस्ट का रियल बॉस इंतजार कर रहा है। सारा शॉक में अपनी स्थिति समझती है, फुली अवेयर कि उनके लेवल पर इस मॉन्स्टर का सामना करना नामुमकिन है। उनकी सिर्फ एक ही चांस है, सामने वाले एलीट ओगियर को मारना ताकि वे एस्केप कर सकें। इसलिए वह एग्जैक्टली वही करती है, बीस्ट पर चार्ज करती है और अपनी वेपन से क्लैश करती है। इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड, सारा ने एक ओपनिंग का फायदा उठाया और क्रीचर के शरीर पर तेज कट लगाया। कट से खून फूटता है। नॉर्मली यह अच्छी बात होती, लेकिन उसे और चिंता होती है जब वह देखती है कि घाव फिर से हील हो रहा है। वहीं हमारा लड़का अकेले डजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स से क्लैश कर रहा है, ओगर जनरल की एबिलिटीज का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए। अपेरेंटली उसकी रोअर मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ और रिकवरी स्पीड को बूस्ट करती है। बेसिकली वे स्टेरॉइड्स पर एलीट ओगर के खिलाफ हैं। एक नॉर्मल ओगर को मारना भी इतना मुश्किल है कि ग्रे को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक मॉन्स्टर को स्लैश करते हुए वह सारा को अपनी बैक कवर करने का निर्देश देता है। वह चाहता है कि वह बैटल को थोड़ा डिले करे, जिससे सारा क्वेश्चन करती है कि उसके पास कौन सी मिराक्युलस स्ट्रैटेजीज हैं। ग्रे बताता है कि इस सिचुएशन में उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, सबसे अगली और पावरफुल ओगर को मारना जो अपने हॉर्ड के पीछे छुपा है। सर्वाइवल फाइट शुरू होता है जब ग्रे अपने सोर्ड से मॉन्स्टर पर क्लैश करता है। फ्लैंक और सराउंड होने पर अनोयंस दिखाते हुए वह स्लैश डिफ्लेक्ट करता है और अगला रेजिंग मॉन्स्टर फेस करता है, अपनी ताकत का इतना इस्तेमाल करते हुए कि उसकी ब्लेड लिटरली शैटर हो जाती है। अब उसके पास उसका फेवरेट वेपन नहीं है, ये जेन्युइनली ट्रबलसम है। वह एनहांस्ड ओगर के डाउनवर्ड स्लैश को डॉज करता है और स्पेयर सोर्ड निकालने पर ध्यान देता है। हाँ, ये मेन कैरेक्टर का सबसे स्मार्ट मूव है। सेकंड सोर्ड रेडी रखना मतलब हमेशा प्रिपेयर्ड रहना। ग्रे वरीड है कि उसकी ब्लेड लॉन्ग होल्ड नहीं करेगी। रेस्क्यू में उसकी मास्टर अपनी स्पेयर सोर्ड टॉस करती है, गिविंग हिम अनदर चांस एट विक्ट्री। अब उसके पास दोनों स्पेयर सोर्ड्स हैं, फाइटिंग चांस बेहतर है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं है कि सारे मॉन्स्टर्स को मारा जाए। ओगर जनरल थ्रेटेंड महसूस करता है और सेकंड मॉन्स्टर्स रोर अनलीश करता है। ग्रे के हॉरर में क्रीचर्स को फिर से स्ट्रेंथ बूस्ट मिलती है। अब सिचुएशन और मुश्किल हो गई है। ग्रे समझता है कि ओगर जनरल इंटेलिजेंट है और उसकी स्ट्रैटेजी पढ़ रहा है। अब वह जानता है कि ह्यूमन क्या कर रहा है और मिनियंस को प्रोवोक करने के लिए लगातार रोर करता है। स्ट्राइक ब्लॉक करते हुए ग्रे मॉन्स्टर्स को पुश करता है और आगे निकलता है। सीधे रास्ते में आए मॉन्स्टर्स को एफिशिएंटली कट करता है, लेकिन स्क्रैचेस और इंजरीज पूरे शरीर में हैं। ब्लड बाथ उसे थका रही है क्योंकि उसे एंडलेस बराज से रेस करना है। गार्ड डाउन होने पर उसे एक ओगर टैकल करता है और पिन कर देता है। सिचुएशन काफी खराब लगती है क्योंकि ओगर्स उसे एग्जैक्टली वहीं पकड़ते हैं जहां वे चाहते थे। लकीली उनका रेज उन्हें कोऑपरेट करना भूलवा देता है क्योंकि एक ओगर अपने ही काइंड को बिना सोचे काट देता है। ग्रे समझता है कि उनकी स्ट्रैटेजी शायद उसके सोर्ड्स को वीकन करना है। सोचते हुए एक गीगाचैड ओगर पावरफुल फिस्ट लोड करता है उसके हेड को क्रश करने के लिए। ये डू और डाई सिचुएशन है और ग्रे खुद को हिट होने से रोकने के लिए सोर्ड का इस्तेमाल करता है। फिर भी इम्पैक्ट से वह भारी क्रैश के साथ जमीन पर गिरता है। अपनी लाइफ के एज पर ब्रोकन स्टेट में भी वह उठने की कोशिश करता है। यही है एक ट्रू बैडास। पहले अटैक से उसका स्पेयर सोर्ड डिस्ट्रॉयड हो चुका है। अब उसके पास केवल एक सोर्ड बचा है और उसके सामने डजन्स ऑफ ओगर्स के साथ साथ उनका बॉस भी है। एक बार फिर से स्थिति उसके पक्ष में नहीं है। सच कहें तो यहाँ से निकल पाना लगभग असंभव है। रिग्रेशन का अनुभव होने के बावजूद वह पूरी तरह समझता है कि अभी उसका हाल क्या है।
ग्रे बस जीत नहीं सकता। इतनी सारी ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स के सामने जो उसे थका रही हैं, यह नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए वह अपनी बैटल स्ट्रेटजी बदलने का फैसला करता है। अपनी मास्टर को डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि वह अभी भाग जाए, जबकि वह खुद डिकॉय बनकर उसके एस्केप का रास्ता बनाए। सारिया यह सुनकर मुस्कुराती है और उसे इस तरह ट्रीट करने से इनकार कर देती है। वह अब भी स्ट्रेंथेंड एलीट ओगर से लड़ रही है, लेकिन ग्रे समझ नहीं पाता कि वह अब भी लड़ाई क्यों जारी रखना चाहती है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्दी ही पीछे आएगा, लेकिन सारा उसके सुझाव को हॉरर से रिजेक्ट कर देती है, खुलासा करते हुए कि उसकी दौड़ने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है। उसकी थाई पर गहरा घाव है, जिससे ग्रे की उम्मीदें राख हो जाती हैं। अब वह रास्ता भी बंद हो गया। आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। मौत की ओर मार्च करना ही शेष है। गुस्से में अपनी ब्लेड स्विंग करते हुए वह सोचता है कि उसने रिग्रेशन क्यों अनुभव किया। इतनी भारी जिम्मेदारी होने के बावजूद सब कुछ अब समाप्त होने वाला है। ट्रेजिकली उसका आखिरी सोर्ड भी चिप और शैटर हो जाता है। फिर भी वह इनकार में है। वेपन खो जाने के बावजूद ग्रे अपने जीवन के अंत को मानने से इनकार करता है। काश वह भविष्य से मिली शक्ति का इस्तेमाल कर पाता, वही टेरिफाइंग एबिलिटी जिसने लिक्विडेटर को भी नुकसान पहुंचाया था। अगर वह इसे सिर्फ एक पल के लिए भी इस्तेमाल कर लेता तो ये मॉन्स्टर्स टुकड़े टुकड़े हो जाते। वह उस अनुभव को अपने दिमाग में विविडली एनविजन करता है और ब्रोकन सोर्ड लोड करके मेडिटेशन स्टेट में एंटर्स करता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है, ग्रे अब पहले जैसा वीकलिंग नहीं है। एक सिंगल डार्क बर्निंग स्लैश ने ओगर्स को एविसरेट कर दिया। उनका शरीर राख में बदल गया उसके बर्निंग ब्लैक सोर्ड से। यहाँ तक कि सीरिया भी समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, लेकिन लगता है कि हमारा लड़का अभी भी कंट्रोल में है। डार्क पावर्स को टैप करने के बावजूद वह अपनी मास्टर को राहत भरी मुस्कान देता है। अगले कुछ सेकंड में ग्रे ने अपनी साइट में मौजूद हर क्रीचर को काट डाला, इंक्लूडिंग ओगर जनरल। उसकी मास्टर भी कॉम्प्रिहेंशन खो बैठती है, क्योंकि उसे इलीट ओगर पर फोकस करना पड़ता है। लेकिन अब ओगर जनरल मर चुका है। स्ट्रेंथनिंग एबिलिटीज समाप्त हो गई हैं। सेरा समझती है कि अब वह बीस्ट को आसानी से मार सकती है, क्योंकि उसकी रिजेनरेटिव एबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। वॉलमार्ट वर्जन ऑफ जजमेंट कट एंड का इस्तेमाल करते हुए वह क्रीचर को काट देती है, डिक्लेयरिंग कि इलीट ओगर अपने मास्टर के बिना कुछ नहीं। अंततः वे जीतते हैं। दोनों ने सभी ऑड्स के बावजूद खड़े होकर लड़ाई जीत ली। मिराक्युलसली एंटायर हॉर्ड ऑफ ओजर्स को पिटने के बावजूद ग्रे अभी भी अपनी मास्टर से सोर्ड तोड़ने के लिए माफी मांगता है। सारा कहती है कि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जान बचाई। वह सोर्ड इकट्ठा करती है और टेक्निक के लिए कन्फ्रंट करना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करे, हमारा लड़का पूरी तरह अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके मास्टर को चिंता में उसका नाम पुकारने पर मजबूर कर देता है। पर्सपेक्टिव ग्रे के इनर माइंड में कट जाता है। वह अपने सराउंडिंग्स को देखता है और केवल एक चेन्ड फ्लोटिंग डोर देखता है। कंफ्यूज्ड वह देखता है कि डोर उसी तरह की डार्क एनर्जी रिलीज करता है जो उसकी एबिलिटी में है। अचानक रियलाइजेशन आता है, यह उसकी अपनी पावर है। वह सोचता है कि अगर वह डोर को तोड़ने में सफल हो जाए तो क्या होगा। पावर को हासिल करना और उसे अपना बनाना। डिटर्मिन्ड वह आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह पहला स्टेप लेता है, उसके शरीर पर एक डेथली सेंसेशन लूम करता है। उसे डराकर पूरे सोल तक हिला देता है, और यह केवल एक स्टेप लेने के बाद हुआ। ग्रे इतना डर जाता है कि पीछे हटता है। अभी उसे अपनी पावर के सोर्स के बारे में कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन एक बात अब बहुत स्पष्ट हो गई है। अगर वह अपने करंट स्टेट में पावर्स का इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वह मर जाएगा। और यह कोई हल्का दावा नहीं है, क्योंकि यह फीलिंग इतना हॉरिफिक है कि उसे टीयर्स आ जाते हैं। वॉइड से एक आवाज उसके दिमाग में आती है, उसकी अभी की डिसीजन की सराहना करते हुए। ग्रे इसे प्रोसेस करने से पहले ही पैनिकिंग स्टेट में अपने बेड में जाग जाता है। उसकी मास्टर राइट बिसाइड है। ग्लैड कि वह फाइनली अवेक हुआ। वरीड वह पूछती है कि वह कहाँ है। सारा एक्सप्लेन करती है कि उसने उसे विलेज के इन्फर्मरी तक जल्दी से लाया। ये लड़का सच में पूरे 5 दिन अनकॉन्शियस रहा था, और मैं सच में खुश हूं कि लेखक ने 3 दिन नहीं कहा, जैसे बाकी सारी कहानियों में होता है। खैर, सारा अपने डिसाइपल की जान को लेकर डर गई थी। वहीं ग्रे को यह मानना पड़ रहा था कि उसे तकनीक के बोझ के कारण लगभग 1 हफ्ते तक रिकवर करना पड़ा। यहाँ तक कि सीरिया भी मानती है कि उसने उस बैटल में पूरी तरह से लिमिट्स पार कर दिए। यह सच में डिफाइंग ऑल ऑड्स की परिभाषा थी। फिर भी उसे लड़के के शरीर की स्थिति की चिंता थी, और उसने पूछा कि क्या वह अच्छे से मूव कर सकता है। ग्रे अपनी हालत टेस्ट करने के लिए अपनी आर्म उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, उसने जितनी ऊर्जा खर्च की है, उससे बेरली इसका इस्तेमाल कर पा रहा है। इस हालत में वह सोर्ड भी नहीं पकड़ सकता, और वैसे कोई और काम भी अब तो मुश्किल ही है। फिर से
बैटल के बाद उसके आर्म पर ब्रूज भी है। सारा उसकी स्थिति को देखकर चिंतित हो जाती है क्योंकि वह अपने शरीर को मूव नहीं कर पा रहा। ग्रे कंफर्म्स करता है कि वह अभी हेल्पलेस है। उसकी मास्टर भी मानती है कि उसका आर्म जल्द ठीक नहीं होगा क्योंकि आर्म की हर हड्डी शैटर्ड हो चुकी है। ये रेवलेशन ग्रे के लिए सरप्राइजिंग है क्योंकि किसी अजीब तरह से उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। धन्यवाद मैजिक पोशन ट्रीटमेंट का। उसका जॉ लिटरली गिर जाता है क्योंकि ये पोशन बहुत ही महंगा होता है और सारा ने इसे बस उसके लिए इस्तेमाल कर दिया। सारा कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, विलेज चीफ ने खुद इसे उनके लिए उपलब्ध कराया था। ग्रे इस सुनकर डिसबिलीफ में है। वह विलेज चीफ को पर्सनल भी नहीं जानता और उसके खर्च पर उसे मैजिक पोशन मिल गया। सारा सोचती है कि वह डेंस है, अपनी स्थिति समझने में असमर्थ, इसलिए वह इसे बोल्ड वर्ड्स में कहती है। ग्रे ऑफिशियली गांव का सेवियर और हीरो है। ग्रे को इस बात को डाइजेस्ट करने का मौका नहीं मिलता कि विलेज चीफ खुद आकर उसे धन्यवाद देता है। चीफ उसे बताता है कि एक ओगियर जनरल इतना स्ट्रांग होता है कि उससे फाइट करने के लिए पूरा गांव लग जाता। इस तरह का क्रीचर उनके गांव को थ्रेटन कर रहा था, लेकिन एक ही लड़के ने उसे काटते हुए रास्ता बना दिया, मॉन्स्टर को मार डाला और गांव की सेफ्टी सुनिश्चित की। इसके लिए विलेज चीफ आभारी है। लड़के और उसकी मास्टर के बहादुर प्रयासों के कारण अब उनकी जिंदगी खतरे में नहीं है। ग्रे सभी क्रेडिट एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि वे उसकी अचीवमेंट्स एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन विलेज चीफ सोचते हैं कि वह खुद अपने किए का अंडर एस्टिमेट कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद ग्रे इस आउटकम पर रिफ्लेक्ट करता है और मानता है कि शायद विलेज चीफ की बात सही है। याद करें उसकी प्रीवियस लाइफ, उस जीवन में ये जगह ओगर्स के रेड के कारण ग्राउंड तक जला दी गई थी। यही उसकी अकॉम्प्लिशमेंट की सिग्निफिकेंस है। विलेज चीफ खुशी खुशी उसे लंबी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वह क्यों महान है, लेकिन अभी उनका फोकस ग्रे के मिशन पर है, वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को पास करना। ग्रे को याद आता है कि उसका असली गोल क्या था। उसने केयरलेस होकर एग्जाम से सिर्फ कुछ वीक्स पहले मॉन्स्टर नेस्ट में क्रीचर्स को मारा। बीच में वेस्टेड समय को देखते हुए उसके पास अब बस 2 दिन बचे हैं एग्जाम तक पहुंचने के लिए, और हाँ, फुट से वहां पहुंचने में 3 पूरे दिन लगते हैं। उसका बेस्ट ऑप्शन था हॉर्स का इस्तेमाल करना, लेकिन वह डेड ब्रोक है और अफोर्ड नहीं कर सकता। अचानक वह विलेज चीफ से हॉर्स बोरो करने की रिक्वेस्ट करता है। अच्छी बात यह है कि चीफ पहले से ही उम्मीद कर रहे थे कि ग्रे ऐसा रिक्वेस्ट करेगा, इसलिए उन्होंने उसके ट्रैवल्स के लिए सबसे अच्छा हॉर्स तैयार कर रखा था। सारा मुस्कुराती है, बताती है कि उनका ओरिजिनल प्लान था कि उसे कैरी किया जाए, भले ही वह आज नहीं उठा होता। कुछ लोग सच में आपके ट्रबल्स के बावजूद सपोर्ट करते हैं, जैसे ग्रे के फ्रेंड्स ने किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसे और लोग मिलें। ग्रे इन्फर्मरी से बाहर निकलता है और पूरा गांव लड़के का नाम लेकर उसकी एग्जाम में सफलता की कामना कर रहा है। वे चाहते हैं कि वह अपना बेस्ट दे और उन्होंने उसके किए का धन्यवाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विलेजर्स ने उसे बैग ऑफ मनी भी सपोर्ट के लिए दिया। हर किसी ने थोड़ी थोड़ी मदद करके उसे एंट्रेंस एग्जाम अप्लाई करने और एकेडमी में खुद को सपोर्ट करने में मदद की। लड़का गांव वालों की इस प्यार और सपोर्ट के लिए हमेशा आभारी रहेगा, और वह मजाक में कहता है कि अगर वह फेल हो गया और वापस आया तो सच में एम्बैरेसिंग होगा। लेकिन सारा अपने डिसाइपल में अब्सर्डली कॉन्फिडेंट है, जोर देते हुए कि एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेंट्स खुद से एक ओगर जनरल को हराने के योग्य नहीं है। लेकिन यही चिंता नहीं है, लड़के को अपनी आर्म की भी चिंता है, क्योंकि अभी भी वह ठीक नहीं है और हीलिंग का कोई पता नहीं। इसके जवाब में उसकी मास्टर कहती है कि इस बीच उसे अपनी लेफ्ट आर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। भले ही उसकी लेफ्ट आर्म पूरी तरह फंक्शनल है, बस वह अधिकतर राइट आर्म का इस्तेमाल करने का आदत में है। लेकिन सारा का मानना है कि उसकी स्किल लेवल के हिसाब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रे अपनी चिंता साझा करता है, कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम का स्तर इतना ओवरवेलमिंग हो सकता है कि एक आर्म उसकी परफॉर्मेंस को हिंडर कर दे। फिर भी सारा समझती है कि एकेडमी के टीचर्स या एग्जामिनर्स की नजर बहुत शार्प है। जब वे उसका टैलेंट देखेंगे तो उसे सिलेक्ट करेंगे। लड़का अपनी हॉर्स पर माउंट करता है, जबकि उसकी टीचर कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करती है कि वह पास करने वाला है। यही एकमात्र आउटकम है। अपनी तरफ से उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देते हुए वह प्रॉमिस करता है कि वह फेल नहीं होगा। पिछली लाइफ में जिस तरह गांव को जलाया गया था, उसे याद करते हुए वह खुश है कि इन लोगों को उसके साथ दूसरा मौका मिला। इस पल से ही दुनिया बदल रही है और वह सुनिश्चित करेगा कि अपने नए पावर के साथ भविष्य को प्रभावित करे। अगले सीन में लड़का आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता है। आगे देखते हुए वह वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की ग्रैंडर पर अपनी नजरें लॉक करता है। अरीना में एग्जामिनर एग्जाम टिकट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की घोषणा करता है।
सभी कैंडिडेट्स अरीना में बने रहेंगे। दिखने में काफी एप्लीकेंट्स हैं, लेकिन केवल 25 लोग क्लास में जगह पाएंगे। वे हर साल सीट्स की चेंजिंग नंबर पर बढ़कते हैं, क्योंकि कुछ सालों में एकेडमी 50 लोगों को एक्सेप्ट करती है, जबकि रेयर केसेस में सिर्फ एक को, मतलब सिलेक्शन रूल्स एब्सोल्यूट नहीं है। खैर, प्रोफेसर एरियल स्पॉटलाइट में आती है और एग्जामिनीज को एड्रेस करती है। बताती है कि उन्हें प्रस्तुत पेपर कलेक्ट करना होगा। अपनी फिंगर्स की स्नैप से येलो वॉर्टेक्स खुलता है, मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है और टिकट्स ऑटोमेटिकली हर एग्जामिनी के हाथ में मैनिफेस्ट होते हैं। लड़का अपनी टिकट कलेक्ट करता है। उसका एग्जामिनी नंबर फेंसिंग कोर्स के लिए 513 है। प्रोफेसर एरियल कहती है कि टिकट में केवल सबसे क्रिटिकल डिटेल्स हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोसेस हर साल वही रहता है। वह कंफर्म करती है कि एकेडमी एज, जेंडर, नेशनलिटी या क्लास पर ध्यान नहीं देता। दूसरे शब्दों में, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप अटैक हेलीकॉप्टर हैं या नहीं, यहाँ तक कि उन्हें अपने नाम जानने की भी जरूरत नहीं। जो कैंडिडेट्स पास होंगे उनसे फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, लेकिन टोटल एग्जामिनीज के लिए ये कोई फर्क नहीं डालता। प्रोफेसर एरियल यह भी कंफर्म करती है कि फेक नेम देना भी ठीक है। एक बार फिर साबित होता है कि एकेडमी किसी की परवाह नहीं करता। खैर, हमारे लड़के के लिए फिर परेशानी आती है, क्योंकि वह आज सोर्ड लेकर नहीं आया और फिर भी फेंसिंग कोर्स में रखा गया। इससे वह सिस्टम की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाता है। प्रोफेसर एरियल मजाक में कहती है कि उसने हर व्यक्ति को उनकी लुक्स के आधार पर कोर्स असाइन किया। पता है, वह परसेप्टिव होनी चाहिए, लेकिन ये फनी है कि 1 मिनट पहले ही उसने डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी। फिर वह कहती है कि अगर उसने कोर्स डिटेल्स में गलती की है तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। एग्जामिनीज भी सोचते हैं कि केवल नजर से कोर्स असाइन करना इम्पॉसिबल है, खासकर इतनी संख्या में। वे स्ट्रांगली सस्पेक्ट करते हैं कि एकेडमी ने उन्हें पहले से इन्वेस्टिगेट किया होगा। माइंड रीडिंग मैजिक की पॉसिबिलिटी भी आती है। प्रोफेसर एरियल उनके कंसर्न्स का एड्रेस नहीं करती। उसका फोकस केवल यह है कि कोई असाइंड कोर्स पर कंप्लेन नहीं कर रहा। इसके बाद वह डिसाइड करती है कि सभी का एग्जाम स्केड्यूल रिवील किया जाए। यह डिटेल टिकट पर एक साथ इम्प्रिंट होती है। ग्रे नर्वस है क्योंकि उसका एग्जाम फर्स्ट डे स्केड्यूल्ड है, जिससे उसके आर्म के हील होने का कोई समय नहीं मिलता। एरियल बताती है कि यह एग्जाम केवल एक बार कंडक्ट होगा और यह सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर कैंडिडेट लेट हुआ तो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होगी। वह यह भी याद दिलाती है कि स्केड्यूल्स स्ट्रिक्ट हैं और रिक्वेस्ट पर मैनिपुलेट या डिस्प्यूट नहीं होंगे। ग्रे के लिए यह सच में बुरी खबर है, क्योंकि वह अपनी रिकवरी को लेकर संघर्ष कर रहा है। वह अपने शरीर से गुहार लगाता है कि कोई चमत्कार हो और कल ही उसे ठीक कर दे। अगले दिन आता है और क्या पता चलता है, बेचारी की आर्म में एक भी सुधार नहीं हुआ। अब उसके पास इस हालत में एग्जाम देने के अलावा कोई चारा नहीं है। ग्रे का एग्जामिनी नंबर पुकारा जाता है और वह फ्रस्ट्रेशन के साथ कदम बढ़ाता है। वह सिचुएशन के प्रति ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश में खुद को काल्म करता है। अपनी लेफ्ट आर्म का असेसमेंट करता है, कोई समस्या नहीं दिखती, और यदि वह पर्याप्त शक्ति लगाए तो राइट आर्म भी हिला सकता है। उसकी स्ट्रैटेजी है कि एग्जामिनर के मूव्स को शार्पली ऑब्जर्व करे और वहां से जीतने की कोई स्ट्रैटेजी निकाले। वह एक कैंडिडेट और एग्जामिनर के बीच के मैच को देखता है। एप्लीकेंट ब्लाइंडली रश करता है अटैक करने, लेकिन उसके अटैक के अंत में एग्जामिनर अनफेज्ड खड़ा है और अगले मूव का इंतजार कर रहा है। कैंडिडेट फिर सोर्ड ड्रैग करता है स्लैश के लिए, लेकिन वह स्ट्राइक भी बेकार है, उसे ब्लॉक किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एग्जामिनर उसकी ब्लेड डिफ्लेक्ट करके फाइनल ब्लो से उसे हवा में उड़ा देता है। कैंडिडेट जमीन पर गिरता है और एग्जामिनर एग्जाम का रिजल्ट घोषित करता है, उसे वेन्यू छोड़ने का निर्देश देता है। आप सोच सकते हैं कि शायद ग्रे ने कुछ खोज लिया, लेकिन मजाकिया बात यह है कि यह लड़का लिटरली गिव अप कर देता है और मान लेता है कि उसकी हालत खराब होने वाली है। उसका नंबर पुकारा जाता है और वह अरीना में कदम रखता है। ग्रे अपनी चांसेस पर रिफ्लेक्ट करता है, समझते हुए कि वह क्लियरली उस एग्जामिनर को नहीं हरा सकता जिसने उससे भी बड़े कैंडिडेट को अनाहिलेट कर दिया। अरीना में लड़के को फ्रीडम मिलती है फर्स्ट मूव करने की। फिर भी वह पूरी तरह समझता है कि यह बैटल वन साइडेड होगी। फिर भी उसे किसी तरह इंप्रेशन बनाना होगा। फाइट शुरू होती है और ग्रे रश करता है स्ट्राइक करने। उसे अपने मास्टर की एडवाइस याद आती है, जिसने कहा था कि पोटेंट स्लैश देने के लिए सिर्फ आर्म्स नहीं, पूरा बॉडी यूज करो। अपनी मास्टर की एडवाइस को मोशन में चैनल करता है। वह सोचता है कि राइट आर्म के नुकसान को कोप करने का एकमात्र तरीका है बाकी मसल्स का इस्तेमाल करना, और इस तरह वह फर्स्ट स्विंग डिलीवर करता है, जिसे एग्जामिनर आसानी से डॉज कर देता है। अब भी ग्रे अपने यूजुअल स्टाइल में लड़ने में स्ट्रगल कर रहा है। आखिरकार वह राइट आर्म के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह फैक्ट नहीं बदलता कि यहाँ वह मेजर डिसएडवांटेज में है। एग्जामिनर रिटेलिएट करता है अटैक करने की कोशिश में, लेकिन ग्रे के अस्टॉनिशमेंट के लिए सोर्ड बहुत स्लो मूव कर रही है।
ऐसा लगता है जैसे वह बिना रश किए ट्रेजेक्ट्री पढ़ सकता है। इसीलिए लड़का अटैक को सफलतापूर्वक ब्लॉक कर देता है, एग्जामिनर के बिहाइंड फोर्स का वेट महसूस करते हुए। साथ ही वह जज करता है कि एग्जामिनर की टेक्निक उतनी रिफाइंड नहीं है जितनी सीरिया की थी। अगर वह केवल मास्टर से सीखी टेक्निक्स पर फोकस करे तो शायद उसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वह ओपनिंग कार्व कर सके। इस स्ट्रेटेजी के साथ ग्रे फुल फोर्स रश करता है इंस्ट्रक्टर को ओवरवेल्म करने के प्रयास में, और देखिए इंस्ट्रक्टर पीछे धकेल दिया जा रहा है। उसकी स्पीड ही उसकी खुद की डिमाइज है। ग्रे कॉन्फिडेंट महसूस करता है, समझते हुए कि वह इजीली इस एग्जामिनर को हर सकता है। मास्टर के शब्द फिर से उसके दिमाग में फ्लैश होते हैं, उनकी ब्लेड्स फिर क्लैश होती हैं, लेकिन ग्रे ओपोनेंट को फुल डिफ्लेक्ट से ओवरवेल्म करता है, अपनी नई कॉन्फिडेंस के साथ बैटल फिनिश करने के लिए रेडी। ग्रे रिलेंटलेस असॉल्ट जारी रखता है, जबकि इंस्ट्रक्टर पेस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि लड़के ने ओपोनेंट की टेक्निक देख ली थी, उसे हैंडीकैप के साथ न्यूट्रलाइज करना अभी भी टफ टास्क है। उसने स्पीड गैप एक्सप्लॉइट किया और सीधे स्टैब करने की कोशिश की, लेकिन वह कर्व हो गया। रॉ पावर का डिफरेंस बस बहुत ज्यादा था। इंस्ट्रक्टर का फॉर्म तोड़ना आसान नहीं है, 2 हाथों से भी, 1 हाथ से तो और मुश्किल। फिर भी ग्रे की अग्रेशन धीरे धीरे नर्ड की मूवमेंट्स को रफ बनाती है। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन वह यहाँ अपनी लक पुश कर सकता है। क्लियर प्लान के साथ ग्रे ने इंस्ट्रक्टर को स्टेज के एज तक धकेल दिया, जिससे डिफेंस में एक मैसिव गैप एक्सपोज हो गया। जैसा कि अनुमान था, ग्लासेस ने बेट लिया और फिनिशिंग ब्लो के लिए पंखा मारा। इंस्ट्रक्टर ने सबसे पुराना ट्रिक इस्तेमाल किया। उसने वाइड ओपन स्विंग मारा, जैसा कि ग्रे एंटिसिपेट कर रहा था। रेकलेस और ग्रीडी पुश से ही सबसे अधिक ओपनिंग एक्सपोज होती है। बिग और प्रेडिक्टेबल स्विंग प्रिसाइजली वह था जो उसे स्पीड एडवांटेज इस्तेमाल करने के लिए चाहिए था। सफल उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया कि वे पुल पार करें और दिन के अंत तक एनरोलमेंट प्रोसीजर पूरा करें। जो पास हुए वे स्वाभाविक रूप से उत्साहित और खुश थे, तैयार एक एलीट की जिंदगी में प्रवेश करने के लिए। वहीं जो फेल हुए वे निराश होकर नीचे झुक गए, अपनी असफलता में डूबते हुए। सोर्ड्समैनशिप कोर्स के खत्म होने के बाद प्रतिनिधि ने हैरानी की बात अनाउंस की, एक एग्जामिनी को डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन के तहत सिलेक्ट किया गया है, और वह कोई और नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर 53 ग्रे मदर फ्रीकिंग ली था। उसकी पेपर स्लिप ने बाकी स्लिप से अलग रंग में जलने लगी। चमकीली नीली आग ने सभी का ध्यान खींच लिया। जब उसे लगा कि अब उसे 1 साल और इंजरी को रिकवर करके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ग्रे को पास कर दिया गया। उसके आसपास के उम्मीदवार डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन सुनकर मॉक करने लगे। ग्रे को भी समझ नहीं आया कि उसने किस में उलझ लिया। ये डिवाइन आई बिजनेस उसके लिए नया था। अधिकांश लोग इसे बैकडोर एडमिशन समझते हैं, सिर्फ किसी अनवर्दी को स्कूल में घुसाने का तरीका, वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की डिक्लाइन का संकेत। ग्रे को बैकडोर स्टूडेंट कहकर ताना सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगा कि उसे कैसे सिलेक्ट किया गया जब उसके पास कोई रेलेवेंट कनेक्शंस नहीं थे। उसकी मास्टर का भी एकेडमी में इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, जबकि फेलियर्स डिवाइन आई से एडमिट हुए व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे थे। एक बॉल्ड ओल्ड हर्मिट ने उन्हें स्कोल्ड किया, पुराने ट्रेडिशंस का सम्मान न करने के लिए। उसके अनुसार यह एडमिशन एक सम्मानजनक कैटेगरी है जिसने पिछले सदी में अनगिनत हीरोज को जन्म दिया। जैसा कि अपेक्षित था, फेलियर्स ने हर्मिट का भी मजाक उड़ाया, सोचकर कि वह पुरानी सोच में है। हाँ, डिवाइन आई पहले हीरोज का ब्रीडिंग ग्राउंड था, लेकिन अब नहीं। हाल के डिवाइन आई कैंडिडेट्स में एमी वाइट, बेला अल्ब्राइट, लीक मुलर और जेकब ब्लूमफील्ड शामिल हैं। इन चारों की एक चीज कॉमन है, सभी को अब फेलियर्स माना जाता है, लेकिन हम पहले ही उनके नाम सुन चुके हैं। निकट भविष्य में एमी वाइट सोर्ड सेंट बनेगी, बेला ऑलब्राइट ग्रेट सेज और जेकब ब्लूमफील्ड डिवाइन आर्चर का मेंटल उठाएगा। ये तीनों लिक्विडेटर के खिलाफ मुख्य ताकत के रूप में एपेक्स तक पहुंचेंगे। अब ग्रे का नाम भी इन लेजेंड्स के साथ लिया जाएगा। जो पास हुए उन्हें यूनिफॉर्म्स दी गईं। एंट्रेंस सेरेमनी जल्द शुरू होने वाली थी और रुकीज को मुख्य कार्यालय के सामने के प्लाजा में इकट्ठा होना था। ग्रे ने अपना नया आउटफिट पहना और यह परफेक्ट फिट था। उसका ब्लैक ब्लेजर, गोल्ड इनलेज और एकेडमी का क्रेस्ट शानदार लग रहा था। वह डिफीटेड महसूस कर रहा था, लेकिन अब अपने बैचमेट्स के साथ डैपर लग रहा था। जैसे ही वे प्लाजा पहुंचे, कुछ रुकीज कंफ्यूज थे। वहां कुछ नहीं था। कंफ्यूजन तब क्लियर हुई जब एक एकेडमी स्टाफ मेंबर माफी मांगते हुए उनके पास आया। उसने बताया कि सेरेमनी सेटअप में थोड़ी डिले हो गई थी, लेकिन जल्दी फिक्स हो जाएगा। रुकीज को थोड़ा पीछे हटकर स्टैंड करने के लिए कहा गया। उन्होंने स्टाफ की इंस्ट्रक्शंस फॉलो की और स्केप्टिसिज्म के साथ देखा। मिस्टर स्टाफ ने नील किया और जमीन पर काम करना शुरू किया। थोड़ी प्रिपरेशन के बाद उसने जमीन को टच किया और ब्लिंक ऑफ एन आई में एक मैसिव मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गया। अचानक हंड्रेड्स ऑफ सीट्स कॉलिसियम स्टाइल में मैजिक सर्कल से इमर्ज हुए। रुकीज अस्टॉनिश्ड थे। उन्होंने पहले कभी इतनी स्केल की मैजिक नहीं देखी थी। कुछ सेकंड्स में प्लाजा प्रॉपर अरीना में बदल गया।
सीट्स और स्टेज के साथ। मिस्टर स्टाफ ने फिर से डिले के लिए अपोलोजाइज किया और रुकीज को कहा कि वे जहां चाहें बैठ जाएं। अभी भी अब्सर्ड मैजिक डिस्प्ले से शेकन उन्होंने सीट ली। कुछ नॉलेजेबल रुकीज ने टेलीपोर्टेशन मैजिक पहचान ली, जिससे अरीना स्पॉन हुआ। ग्रे क्वाइटली मिडिल रो में बैठा। उसने सोचा कि यह एकेडमी का तरीका है ग्रैंडियोस एंट्रेंस सेरेमोनी कंडक्ट करने का, स्कूल बिल्डिंग के पास। बेसिकली यह वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की शक्ति दिखाने का तरीका था। जैसे ही सभी अपनी सीट्स में बैठे, अन्य रूकीज ने टिप्पणी की कि इतनी ज्यादा सीट्स थोड़ी एक्सेसिव लग रही हैं। आखिरकार केवल 30 उम्मीदवार ही मौजूद थे, फिर भी हजारों सीट्स थे। खैर, जैसा कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के नाम से ही पता चलता है, यह संस्थान दुनिया भर से क्रीम ऑफ द क्रॉप को इकट्ठा करता है। अगर आप आसमान की तरफ देखें तो आपको असली अर्थ समझ में आएगा। दर्जनों एयरशिप्स और ड्रैगन कैरेजेस ऊपर उड़ रहे थे, सूरज को ढकते हुए। ऊपर देखते हुए ग्रे ने सबसे बड़ा मैजिक एयरशिप पहचाना, स्ट्रैट क्वीन। वह कभी इस जायंट बीस्ट में चढ़ा था जब वह लिक्विडेटर सब्जुगेशन स्क्वाड के लिए कैनन फॉडर था। ये वाकई अपने नाम के लायक है। इतने इम्पोजिंग चीजों को केवल एंट्रेंस सेरेमोनी के लिए लाना न्यूबीज पर फ्लेक्स करने का तरीका है। वर्ल्ड यूनियन एकेडमी निश्चित रूप से अपनी शक्ति दिखाना जानती है। जब सभी शिप्स सेफली लैंड हो गए तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो स्टूडेंट्स स्ट्रिक्ट एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुके थे, वे बाहर आए और बाकी सीट्स फिल की। सभी के इकट्ठा होने के बाद शुरुआत का समय था। जिस स्टाफ मेंबर ने अरीना स्पॉन किया था, उसने उनके जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत का सिग्नल दिया। फ्लैशी डिस्प्लेज के बाद एंट्रेंस सेरेमोनी हेडमास्टर के छोटे स्पीच के साथ प्रोसीड हुई। ग्रे अपनी सीट में थोड़ा बोर हो रहा था। भले ही वह दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमी में प्रवेश कर रहा था, यह पूरा सेरेमोनी बस एक टीडियस असेंबली जैसा लग रहा था। इसके बाद हेडमास्टर ने प्रत्येक कोर्स के टॉप स्टूडेंट्स को पोडियम पर बुलाया। ग्रे के पास बैठा लड़का खड़ा हुआ। ब्लॉन्डी का नाम लियोन हार्ट था, सोर्ड्समैनशिप कोर्स का टॉप स्टूडेंट। जैसे ही वह कॉन्फिडेंट होकर स्टेयर्स से नीचे उतरा, इंस्टेंट में एग्जामिनर को डिफीट करने की उसकी फीट की गॉसिप फैलने लगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि यह रुकी पहले से ही किसी भी प्रोफेसर के बराबर है स्वॉर्ड प्ले में। लियोन हार्ड एपियस एक स्पाई की तरह लगता है, जो असैसिन और माइंड रीडिंग लिटिल गर्ल के साथ फेक फैमिली शुरू करने का काम कर रहा है। ग्रे इम्प्रेस्ड नहीं हुआ, बस थोड़ा क्यूरियस था। स्पीच शुरू करने से पहले लियोनहार्ड ने कंफर्म किया कि उसे पूरी ईमानदारी से बोलने की अनुमति है। ग्रीन सिग्नल मिलने पर उसने फेलो रुकीज की तरफ तीखी नजरें डालते हुए कहा। उसने स्पीच की शुरुआत एकेडमी में फॉर्मल कंप्लेंट के साथ की। सबसे पहले उसने उन पीयर्स को कंग्रेचुलेट किया जो प्रॉपर वे से एडमिट हुए। उसे लगता है कि करंट जनरेशन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट में होना एक बड़ा सम्मान है। लियोनहार्ड चाहता है कि सभी ग्रेजुएट्स बने ऐसे लोग जो दुनिया में मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकें। इसके लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा। वह उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वह और उसके पीयर्स वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के प्राउड स्टूडेंट्स बनेंगे। इसके बाद उसने पॉइंट आउट किया कि हमारी बीच में कोई है जो इस प्लाजा में रहने के योग्य नहीं है। यह एक्यूजेशन सीधे प्रोफेसर एरियल की तरफ था, जो डिवाइन आई स्पेशल एडमिशंस ओवरसी करती हैं। फ्रेशमैन द्वारा फर्स्ट डे में बुलाए जाने पर प्रोफेसर एरियल काफी शॉक्ड हुई। उन्होंने असर्ट किया कि यहाँ का हर स्टूडेंट रिगरस एग्जाम पास कर चुका है। हो सकता है कि वे लियोनहार्ड जितने डोमिनेंट न हों, लेकिन वे सही मायने में यहाँ रहने के योग्य हैं। क्यूरियस और फैसिनेटेड होकर उन्होंने कॉकी रुकी से पूछा कि वह छोटे सेरियस की तरह क्यों बात कर रहा है। लियोनहार्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस मिस्ट्री कैंडिडेट का नाम लिया जो ऑब्सोलीट बैकडोर सिस्टम के जरिए एडमिट हुआ था। जैसा कि बाकी लोग सोचते हैं, उसने डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन को सिर्फ अंडर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को स्नीक करने का तरीका बताया। लियोनहार्ड ने रोर किया कि स्पेशली एडमिटेड स्टूडेंट को बस सामने आना चाहिए, ऑनरेबल यूनिफॉर्म लौटाना चाहिए और शेम में चले जाना चाहिए। उसके वर्ड्स और डिसाइसिवनेस ने बाकी रूकीज को प्रभावित किया। इस बीच जिसे सिंगल्ड आउट किया जा रहा था, वह कोशिश कर रहा था कि ध्यान न जाए। थैंकफुली यह हॉस्टाइल ओवर अचीवर ग्रे का फेस नहीं जानता। अगर वह साइलेंट रहेगा तो उसे कोई ट्रबल नहीं आएगी, राइट? प्रोफेसर एरियल को इंटरवीन करना पड़ा और टेंशन तोड़ते हुए इस साल के बैच की लाइवलीनेस की प्रेज की। रिफ्यूज करने के बावजूद लियोनहार्ड ने आउटडेटेड एडमिशन सिस्टम के बारे में अपने ओपिनियंस दोहराए। थोड़ी अनॉयड होकर प्रोफेसर एरियल ने ऑमिनसली पूछा कि क्या वह कॉन्फिडेंट है कि वह उस किड को हरा सकता है जिसे उसने सिलेक्ट किया है। लियोनहार्ड को एनिग्मेटिक प्रोफेसर के प्रेशर से कुछ स्टेप्स पीछे हटना पड़े। वह रिप्लाई स्टैमर करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। जैसे ही ब्लॉन्डी अपनी बात रखता है, प्रोफेसर एरियल ने ऑमिनसली पूछा कि क्या वह कॉन्फिडेंट है कि वह उस किड को हरा सकता है जिसे उन्होंने अपने कोर्स के लिए सिलेक्ट किया है। लियोन को एनिग्मेटिक प्रोफेसर के प्रेशर से कुछ स्टेप्स पीछे हटना पड़े। वह स्टैमर करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। अपनी हिम्मत जुटाते हुए लियोनहार्ड कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि वह उस अनक्वालिफाइड स्टूडेंट से पूरी ताकत आजमा सकता है। एरियल पहले से ही इस रिप्लाई की उम्मीद कर रही थी।
उसे एटीट्यूड वाले लड़के पसंद हैं, इसलिए उसने एक वेजर प्रस्तावित किया। वह अपनी नौकरी और उस किड के भविष्य को इस एकेडमी में दांव पर लगाने को तैयार थी। ग्रे को यह वेजर बिल्कुल पसंद नहीं आया। लियोन हार्ट ने पूछा कि क्या यह वेजर सीधे मुकाबले में होगा, लेकिन प्रोफेसर एरियल ऐसा बोरिंग और बोरिश तरीका अपनाना नहीं चाहती थी। उन्हें यकीन था कि अगर लियोन फुल आउट जाए तो वह किड डेड डिच में मिल जाएगा। एक एजुकेटर के रूप में वह प्रॉमिसिंग स्टूडेंट की लाइफ रिस्क पर नहीं डाल सकती। उनकी वर्ड्स लियोन हार्ट के प्राइड को हॉट नाइफ की तरह काटती हैं। अगर वह उसे रेज बेट करने की कोशिश कर रही थी तो यह पूरी तरह सफल हुआ। प्रोफेसर एरियल ने वेजर को मॉन्स्टर सब्जुगेशन पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा। इससे हर पार्टी के लिए थोड़ी सेफ्टी बनी रहती। उन्हें पता था कि लियोन हार्ट ह्यूमंस से ज्यादा मॉन्स्टर्स को फाइट करने में एक्सेल करता है। नियम सिंपल थे। दोनों पार्टिसिपेंट्स को उनके द्वारा चुने गए टारगेट मॉन्स्टर्स को किल करना था। हर राउंड में टारगेट मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ बढ़ती। जो भी पहले हार मान लेगा और टारगेट को सब्जुगेट करने में फेल होगा वह हारेगा। अगर लियोन हारे वह प्रोफेसर के कहने पर सब करना पड़ेगा। अगर वह मॉन्स्टर नहीं हरा पाया तो प्रोफेसर खुद अपनी पोस्ट छोड़ देगी और सभी स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर देगी। लियोन हार्ट ने फर्स्ट टारगेट मॉन्स्टर के बारे में पूछा। वह कॉन्फिडेंट था कि किसी भी ओपोनेंट को हैंडल कर सकता है, लेकिन कोई वियर्ड इट्स डेनिटास में फंसना नहीं चाहता। थोड़ी डिलिबरेशन के बाद एरियल ने परफेक्ट फर्स्ट टारगेट चुना, एक ओगर जनरल का हेड। अगर लियोन को इजी लगे तो डिफिकल्टी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन क्राउड की रिएक्शन देखकर ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ग्रे सोच रहा था कि एरियल ने क्यों स्पेसिफिकली ओगर जनरल चुना, एक मॉन्स्टर जिसे उसने पहले ही मारा था। लियोन ने पोडियम पर फिस्ट मारते हुए आर्ग्यू किया कि ओगर जनरल सोलो किल के लिए फीजिबल नहीं है। ब्लॉन्डी की प्रोटेस्ट देख प्रोफेसर ने डिफिकल्टी कम कर दी और टाइम फ्रेम पूरे साल का सेट किया। लिटिल लियोन फिर भी मानने को तैयार नहीं था। वह आर्ग्यू करता है कि अगर कोई सिर्फ एक साल में डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर को मार सकता है तो लोग सफर नहीं करेंगे। अगर यह absurd बेट करना ही है तो सच को रियलिस्टिक टारगेट मांगता है। अंततः उसे समझ आया कि क्लेवर प्रोफेसर ने जानबूझकर ऐसा मॉन्स्टर चूज किया जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, ताकि वेजर बिना क्लियर विनर के खत्म हो जाए। प्रोफेसर एरियल ने एक और स्टिपुलेशन जोड़ दी। अगर ड्रॉ होता है तो लियोन जीत जाएगा, यानी अगर वह ओजेआर जनरल को एक साल में हरा नहीं पाया तो प्रोफेसर स्टेप डाउन कर जाएगी और सभी स्पेशल स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर देंगी। इतने एडवांटेजेस देने के बाद भी लियोन रिफ्यूज करेगा तो वह बान दी पार दिखेगा। नॉक ऑफ लॉयड फोर्जर को समझना पड़ा कि वह मैनिपुलेशन में फंसा है और आउटकम पहले से तय है। उसने पूछा कि अगर जनरल ओगर वीक या इंजर्ड हो तो क्या काउंट होगा, लेकिन मॉन्स्टर को नेचुरल फाइटिंग फॉर्म में ही होना चाहिए। डील फाइनलाइज करने के लिए प्रोफेसर की मोनोकल के नीचे आंख ग्लोइंग हुई और मैजिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। हर डिटेल कॉन्ट्रैक्ट में लिस्ट और इम्प्रिंट हो गई। लिटिल लियोन को बस साइन करना था। पूरे फैकल्टी और बाकी फ्रेशमैन विटनेसेस के सामने उसने आर्केन डॉक्यूमेंट पर विलिंगली अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। डील फाइनलाइज होने के बाद उसने हेजिटेंट होकर पूछा कि बैकडोर एडमिट किड सच में जीत सकता है क्या। प्रोफेसर एरियल ने सीधे जवाब नहीं दिया। बाकी प्रोफेसर्स बस अपनी सीट्स में बैठे देख रहे थे, शायद इस रेड हेयर्ड मैजिशियन के एंटिक्स के आदी थे। ग्रे अपनी सीट में डिफीट में साई करता है। ये वेजर और उसका भविष्य अब उसके कंट्रोल के बाहर ऑफिशियल हो चुका था। ग्रे ने तुरंत ध्यान दिया कि प्रोफेसर ने जानबूझकर स्टिपुलेशंस को इस तरह वर्ड किया था कि उस ओगर जनरल को भी शामिल किया गया जिसे उसने पहले ही मारा था। यह वेजर शुरू होते ही तय हो चुका था। प्रोफेसर एरियल ने लियोन और बाकी सबको क्लेवरली प्ले किया और सिर्फ ग्रे ही था जो इसे देख पाया। जरूर वह डर्टी प्ले करती हैं, लेकिन किसी ऐसी व्यक्ति का सपोर्ट आपके कॉर्नर में होना एक मैसिव बून साबित हो सकता है। पेट फियास्को के बाद एंट्रेंस सेरेमनी समाप्त हुई और रुकीज को उनकी पहली लेक्चर के लिए फनल किया गया। बेसिक मैजिक की क्लासेस। क्लास का प्रोफेसर थोड़ा सरप्राइज्ड था कि पहले ही दिन लेक्चर शुरू किया गया। उसका उद्देश्य था कि स्टूडेंट्स इस पेस के आदी हो जाए, क्योंकि इस एकेडमी में एक भी दिन वेस्ट करने का लग्जरी नहीं है। आज का टॉपिक था मैजिक का सबसे बेसिक यूटिलाइजेशन। मानव शरीर में एक इनविजिबल एनर्जी होती है जिसे ईथर कहते हैं। इस एनर्जी को मैनिपुलेट करके मैजिक सर्किट्स के जरिए अनटोल्ड पावर टैप किया जा सकता है। ग्रे शुरू में डर रहा था कि वह क्लास को फॉलो नहीं कर पाएगा, लेकिन यह पहला लेक्चर मैनेजेबल लग रहा था। वह पहले भी सब्जुगेशन बूट कैंप में इसी एक्सप्लेनेशन को सुन चुका था। हालांकि उसकी क्लास असाइनमेंट अनलकी थी। इंट्रोडक्टरी मैजिक क्लासेस में वह लियोन हार्ट एपियस के साथ पढ़ने के लिए असाइन हो गया। अगर लोग जान गए कि वह हेटेड डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है तो उसका पीस गुड बाय समझो। सोच में डूबा ग्रे को प्रोफेसर ने देखा और बोर्डम दिखाने के लिए सिंगल्ड आउट कर दिया। प्रोफेसर ऑफेंडेड थी कि रुकी ने इंट्रोडक्टरी कोर्स में 5 मिनट भी ध्यान नहीं दिया। ग्रे तुरंत अपोलोजाइज करता है, फिर भी उसे ये वियर्ड लगा कि प्रोफेसर ने उसे बैक रो में होने के बावजूद सिंगल्ड आउट किया। प्रोफेसर ने एस्केलेट किया और डेमोन्स्ट्रेशन डिमांड की।
अगर वह इंट्रोडक्टरी क्लास में बोर्ड दिखता है तो इसका मतलब है कि वह बेसिक मैजिक यूज कर सकता है, राइट? ग्रे ने रिस्पेक्टफुली इंसिस्ट किया कि वह सोर्ड्समैनशिप में स्पेशलाइज करता है। उसे लगा अगर वह मैजिक यूज नहीं कर सकता तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेसर ने बार्क किया कि रियल फाइट में सोर्ड्समैन को अलाइड मेज के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए बेसिक्स जानना जरूरी है। लर्निंग बेसिक मैजिक और ग्रास्प करना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ग्रे को याद आया कि बूट कैंप में भी यही बात कही गई थी, इसलिए आज की लेक्चर ईथर बुलेट के स्पेल से कंक्लूड हो सकती है। कॉन्फर्मेशन के लिए उसने पूछा कि क्या आज का लेक्चर सिंपल येट इफेक्टिव ईथर बुलेट सीखने के लिए है। प्रोफेसर ने अस्यूम किया कि वह इसे यूज कर सकता है। ग्रे ने गॉड्स को धन्यवाद दिया कि बूट कैंप का हेलिश ग्राइंड अब काम आएगा। प्रोफेसर ने इसे 1-on-1 डेमोन्स्ट्रेशन बनाया और टॉप सोर्ड्समैन लेयॉन को स्टेज पर बुलाया। ब्लॉन्डी खुशी खुशी खड़ा हुआ और रिस्पेक्ट दिया। लेयॉन ने बताया कि उसे स्कूल शुरू करने से पहले सोर्ड और मैजिक में ट्रेनिंग मिली है, इसलिए नॉर्मी के लिए यह थोड़ा रिस्की हो सकता है। प्रोफेसर ने कहा कि स्किल गैप चाहे जितना बड़ा हो, ईथर बुलेट्स नॉन लीथल हैं, इसलिए कोई होल्ड बैक नहीं। साथ ही उन्होंने रिवील किया कि ग्रे इस साल का डिवाइन आई स्टूडेंट है, जानकर कि लेयॉन नेमलेस बैकडोर स्टूडेंट से कितना घृणा करता है। लेक्चर हॉल के सभी स्टूडेंट्स ने ग्रे की तरफ देखा और उसका फेस याद किया। सेटअप शुरू से ही ऐसा था। ग्रे पूरे दिन अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं कर सकता था। ओल्ड फार्ट प्रोफेसर ने जानबूझकर इसे रिवील किया। लियोन गुस्से में तुरंत मौका देखता है कि वह उस आउटसाइडर को सिखा सके कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी कैसी जगह है। वेन्स पॉपिंग इन रेज, उसने डिमांड किया कि ग्रे स्टेप द वन ऑन डाउन। ये ग्रे का फर्स्ट डे बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टेज पर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हुए, जबकि बेरॉन स्टायरर प्रोफेसर रूल्स एक्सप्लेन कर रही थी। सिग्नल मिलने पर दोनों ओपोनेंट पर ईथर बुलेट्स शूट करेंगे। ग्रे ने केवल कुछ ही दिन बेसिक मैजिक बूट कैंप में सीख रखी थी। प्रोफेसर ने कहा कि बुलेट्स नॉन लीथल हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे दर्द नहीं देंगे। जैसे ही गो सिग्नल दिया गया, लियन हार्ट ने अपने हाथों में भारी मात्रा में ईथर जमा किया, यह दिखाने के लिए कि असली और फेक स्टूडेंट में कितना अंतर है। कॉर्नर में दबाया गया और खुद को बचाने के लिए मजबूर, ग्रे ने भी अपनी ईथर मैनिपुलेट की। पिछले ज्ञान को एक डेस्परेट प्रयास में डालते हुए लेक्चर हॉल चुप हो गया जब उन्होंने एक मैसिव ब्लैक होल देखा जो एक छोटी सी बुलेट को निगलने के लिए तैयार था। लियोन और ग्रे दोनों ही हक्का बक्का रह गए। किसी ने भी इस कार्डाट की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही टाइनी ईथर बुलेट ब्लैक होल में समा गया, लियोन के आंखों में फियर साफ दिख रही थी, क्योंकि लीथल स्पेल उसके पास बढ़ रही थी। पैनिक में प्रोफेसर ने हाथ उठाया और अपनी मैजिक से वर्स्ट केस सिनेरियो रोकने की कोशिश की। एक गोल्डन बैरियर ने अनोमलस ईथर बुलेट के रिलेंटलेस एडवांस को रोका। बैरियर ने अधिकतर शक्ति को ब्लंट किया, लेकिन यह बहुत क्लोज कॉल था। उसने थोड़ी छूट दी और गोल्डन बैरियर पर क्रैक्स दिखने लगे। इवेंचुअली ईथर बुलेट ब्लैक होल अपनी लिमिट तक पहुंचा और एक्सप्लोड कर गया, मैजिक बैरियर को लाखों छोटे छोटे स्पेक्स में तोड़ते हुए। एक्सप्लोजन ने लेक्चर हॉल में कैओस मचा दिया। रुकीज ने आंखें बंद की और इम्पैक्ट के लिए ब्रेस किया। टारगेट लिटिल लियोन धड़ाम से गिरा और ब्लडी मर्डर चिल्लाने लगा। गलती महसूस करते हुए प्रोफेसर तुरंत सोर्ड्समैनशिप कोर्स के राइजिंग स्टार की तरफ दौड़ी। लियोन ने खुद को उठाया, डस्ट झाड़ा और प्रोफेसर को अश्योर्ड किया कि वह ठीक है। ब्लॉन्डी की सेफ्टी कंफर्म करने के बाद प्रोफेसर का ध्यान उस पर गया जिसने पूरा हॉल नियरली ब्लो किया। बैरियर फेल हो जाता तो एबनॉर्मल ईथर बुलेट लायन को मार सकता था और कई को इंजरी दे सकता था। वेटरन मैजिक प्रोफेसर्स में भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग ईथर बुलेट कास्ट नहीं कर सकता। ग्रे खुद भी कंफ्यूज्ड था। उसने जो अनलीश किया ओपोनेंट की फीबल स्पेल से कहीं ऊपर था। सब्जुगेशन स्क्वाड में सीखी गई स्पेल एकेडमी की स्पेल से अलग हो सकती थी। प्रोफेसर से उसने पूछा कि कहीं उसने गलत तो नहीं किया, लेकिन प्रोफेसर फेयरली सर्टन थे कि यह डेफिनेटली एक ईथर बुलेट थी। डिफरेंस सिर्फ क्वालिटी का था। ग्रे ने जो स्पेल यूज किया वह नॉर्मल ईथर नहीं था। इस साइज और पावर को केवल सुपर कंप्रेस्ड ईथर के यूज से ही हासिल किया जा सकता था। रुकीज ने इसका नाम सुना भी नहीं था, समझना तो दूर। सुपर कंप्रेस्ड ईथर इतना रेयर है कि एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स भी इसे बनाना और स्टडी करना मुश्किल पाते हैं। येट इस कंट्रोवर्शियल स्टूडेंट ने इसे कैजुअली बेसिक स्पेल रिफॉर्म करने में इस्तेमाल किया। एकेडमी में कोई इसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स ग्रे के लिए रिस्पेक्ट और थोड़ा फियर महसूस करने लगे। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि ग्रे को मैजिक कोर्स में एनरोल होना चाहिए था। सब्जुगेशन स्क्वाड में सीखी गई सभी स्पेल्स वही थीं जो उसने अभी इस्तेमाल की। ग्रुप में ग्रे उन लोगों में से था जिनका मैजिक एप्टीट्यूड 0 था। फिर भी उसने एक और ईथर बुलेट समन किया और इंसिस्ट किया कि इतनी प्रैक्टिस से कोई भी ऐसा कर सकता है। प्रोफेसर सिर्फ पागल की तरह हंसा। ग्रे डम्बफाउंडेड खड़ा रहा। प्रोफेसर ने टोन शिफ्ट किया। क्लास की शुरुआत में वह ब्लेटेंटली हॉस्टाइल थे, अब स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट को मैजिक कोर्स में रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे। ग्रे ने रिस्पेक्टफुल तरीके से इनकार किया। उसे हमेशा बताया गया था कि उसकी मैजिक टैलेंट नहीं है,
इसलिए वह अब भी खुद को इसमें नहीं देख सकता। प्रोफेसर ने इस रिफ्यूजल को प्रिपोस्टरस पाया। अगर कोई यंग मैन सुपर कंप्रेस्ड ईथर प्रोड्यूस कर सकता है और टैलेंटलेस है तो बाकी सभी को मैजिक छोड़ देना चाहिए। उसने यहाँ तक कह दिया कि ग्रे एक अनपैरेलल्ड प्रोडिजी है, यहाँ तक कि एकेडमी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। जिसने भी कहा था कि इस लड़के में मैजिक के लिए कोई टैलेंट नहीं है, वो निश्चित रूप से कुछ इलीगल सब्सटेंसेस का सेवन कर रहा होगा। रुकीज ने पूरी घटनाक्रम को चुपचाप देखा। उन्होंने देखा कि कैसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर पूरी तरह बदल गया और ग्रे को मैजिक डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने के लिए डेस्परेटली कोशिश कर रहा था। उसकी नजरों में अगर ग्रे मैजिक नहीं चुनेगा तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। ये तो आर्केन के खिलाफ अपराध ही होगा। यंग मैन केवल अब्सर्डिटी पर हंस सकता था। फिर उसे याद आया कि उसने ईथर कंप्रेशन टेक्निक का नाम एक बार सुना था। यह बूट कैंप के एक लेक्चर का हिस्सा था जहां एक हीरो बता रही थी कि पहले लोग ओडी यानी लाइफ फोर्स के बारे में नहीं जानते थे। उस गैप की वजह से प्रॉपर मैजिक कास्ट करना मुश्किल था। स्पेल के जरिए डिजायर्ड इफेक्ट पाने के लिए शरीर में लगातार ईथर कंप्रेस करना पड़ता था। ये प्रिमिटिव तरीका केवल थोड़ी सी ओडी ही इकट्ठा कर सकता था। मिस लेक्चरर बेला अल्ब्रेट, जो भविष्य की ग्रेटेस्ट मेज और स्ट्रॉन्ग सेज है, ने इसे सिर्फ हंसी में टाल दिया। ग्रे ने प्रोफेसर से पूछा कि क्या उसने कभी ओडी के बारे में सुना है। सवाल ने ओल्ड मैन को हक्का बक्का कर दिया। वह इस टर्म से बिल्कुल भी परिचित नहीं था। इस प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वर्ल्ड ने अभी तक इस रेवोल्यूशनरी मैजिक कॉन्सेप्ट को डिस्कवर नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ग्रे ने सबजुगेशन स्क्वाड में जो बेसिक नॉलेज सीखी उसे फ्यूचर नॉलेज माना जा सकता है। उसने महसूस किया कि उसे इस जानकारी को लीक नहीं करना चाहिए। एक आखिरी बार उसने ट्रांसफर करने की इंसेसेंट ऑफर को ठुकरा दिया। उसकी सच्ची मोहब्बत सोर्ड्समैनशिप है, इसलिए उसे इसे ही चुनना था। प्रोफेसर ने डिफीट में साई किया और यंग मैन के ब्लेड्स के प्रति लगाव को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने ग्रे के लिए ओपन इनविटेशन भी छोड़ दी कि वह कभी भी कोर्स चेंज कर सकता है। यंग मैन ने ऑकवर्डली एनिमेटेड गाइजर का धन्यवाद किया। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद दोनों पार्टिसिपेंट्स को अपनी सीट्स पर जाने को कहा गया। प्रोफेसर ने वादा किया कि अब क्लास में ग्रे को कभी नहीं डांटेगा, बल्कि अगर लड़का बोर्ड हो जाए तो उसे छोड़ने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। प्रोफेसर मानता है कि ये बेबी स्टफ ग्रे जैसे प्रोडिजी के लिए बहुत बेसिक है। ग्रे ने स्टेयर्स उतरे और हॉस्टाइल ग्लेयर्स का सामना किया। अब वह प्रोफेसर और पीयर्स के सम्मान के साथ असेंड कर रहा था। मीनवाइल उसका विक्टिम रूइंड स्टेज पर खड़ा था, ब्लश कर रहा था और लायन हार्ट फास्ट बीट कर रहा था लॉर्ड ग्रे के लिए। उसने नहीं देखा कि लायन हार्ट वहां कैसे दिख रहा था, लेकिन ग्रे ने निश्चित रूप से अपने स्पाइन में चिल महसूस किया। पहली लेक्चर के बाद उसे प्रोफेसर एरियल की पर्सनल नोट मिली, जिसमें क्लासेस के बाद उनके ऑफिस में मिलने को कहा गया था। बेसिकली उसे अचानक समन किया गया। ये ट्रबलसम हो सकता था अगर पीछे ओल्ड प्रोफेसर कार्लोस हो। कुछ मिनट घूमने के बाद उसने फाइनली ऑफिस डोर पाया, जिस पर डिवाइन आई का मार्क था। नॉक करने वाला था कि डोर सॉफ्टली ओपन हो गया। ग्रे ने इसे इनविटेशन मानकर रिस्पेक्टफुल तरीके से एंटर किया और रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग्स कहा। जैसे ही उसने सेंटेंस खत्म किया, उसे साइड से शार्प ब्लेड की प्रेजेंस महसूस हुई। ग्रे के रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिकली किक हुए और उसने सोर्ड ड्रॉ किया। ग्रिप थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स था, लेकिन जरूरत पड़ने पर काम आ गया। उसने स्नीक अटैक को स्वीप किया और अटैकर को दूर किया। अटैकर दूर होने के बाद ग्रे ने महसूस किया कि इस बार उसने प्योरली इंस्टिंक्ट से एक्ट किया। कन्फ्रंट करने की इच्छा थी, लेकिन सामने केवल एक ब्लू हेयर्ड यंग वुमन थी जो सोर्ड को प्रॉपर्ली होल्ड भी नहीं कर पा रही थी। क्लोजर लुक में ग्रे ने उसे पहचाना। यह शॉर्टी भविष्य में ह्यूमैनिटी और होप का अनशेकेबल पिलर बनने वाली थी। ग्रे की नजर तब ऑफिस के बैक डेस्क पर गई, जहां बैठी हुई महिला ने उसके क्विक रिस्पॉन्स की तारीफ की। प्रोफेसर एरियल को कंफर्म हुआ कि एंट्रेंस एग्जाम में उसके इवैल्यूएशन सही था। रूम में दो अन्य प्रोफेसर्स भी थे जो अभी भी डिवाइन आई में नए एडिशन को लेकर स्केप्टिकल थे। उन्होंने बेला की मूवमेंट्स को फ्लॉलेस बताया, लेकिन उसका सोर्ड हाथ से बहुत आसानी से निकल गया। नाम सुनते ही ग्रे की प्रीवियस लाइफ की मेमोरी में अल्टीमेट मेज की झलक दौड़ गई। कौन सोच सकता था कि यह सॉर्सरस अपने छोटे उम्र में इतनी क्वेंट दिखेगी। इसी बीच एरियल अपने कॉलीग्स को परेशान कर रही थी कि बस मान लो तुम गलत थे, बहाने मत बनाओ। आखिरकार बाकी प्रोफेसर्स ने झुकते हुए अपनी गैम्बलिंग एडिक्ट कोवर्कर को उसके विनिंग्स दे दिए। उन्होंने डोर के उस स्प्लिट सेकंड एक्सचेंज को देखा और मानना पड़ा कि ग्रे यहाँ किसी कारण से आया है। कंफ्यूज्ड और असहज ग्रे ने पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है और उसे क्यों बुलाया गया। एरियल ने बस समझाया कि वे ये बेट कर रहे थे कि नया बच्चा बेला के स्नीक अटैक से बच पाएगा या नहीं। इसके चलते उसने आज अच्छा पैसा कमाया। इसके बदले में उसने अपनी कुछ विनिंग्स नए स्टूडेंट को दे दी। ग्रे ने कॉइन पकड़ते ही देखा कि हाथ में चमकता हुआ गोल्ड कॉइन है। एक सिंगल गोल्ड कॉइन प्रैक्टिकली एक छोटी फॉर्च्यून के बराबर था। हालांकि उन्होंने वेजर हारा, बाकी प्रोफेसर्स ने भी एंट्रेंस एग्जाम में एक ग्लेयरिंग डिटेल को देखा।
उस एक्सचेंज से वे निश्चित हुए कि यंग मैन जानबूझकर अपने डोमिनेंट आर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह इमोबाइल आर्म को प्रोटेक्ट कर रहा हो। सबसे लाइकली एक्सप्लेनेशन एक सरफेस लेवल इंजरी नहीं थी, बल्कि कोई गहरी चोट थी। सिंपल इंजरी किसी को इतना टेंस नहीं बनाती, खासकर इतनी अनफेमिलियर हॉस्टाइल एम्बुश में। ग्रे को हैरानी हुई कि प्रोफेसर्स ने सिर्फ उसे ब्लेड ड्रॉ करते देख इतना कुछ सही सही डिड्यूस कर लिया। ये सबसे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एजुकेटर्स ही हैं। जहां एरियल ने जल्दी नोटिस किया, बाकी प्रोफेसर्स ने थोड़ी देर बाद साफ तस्वीर बनाई। एरियल ने अपने कोवर्कर्स को शूट किया क्योंकि अब उसके पास उनका पैसा था। उन्होंने रेयर फाइंड को मिस किया और ग्रे को छोड़ने वाली नहीं थी। फिलहाल प्रोफेसर्स मानते हैं कि लड़के में पोटेंशियल है, लेकिन अगर वो वुंड हील नहीं हुआ और खराब होता रहा, ग्रे वही रहेगा जो एकेडमी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाया। फिर भी एक्सेप्ट किया गया। उसे प्रोफेसर की टंग की ये थ्रेटनिंग कट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। स्केप्टिकल प्रोफेसर्स जब ऑफिस छोड़ गए तो सिर्फ एरियल और उसके स्टूडेंट्स बचे। अब न्यूसेंस हट चुके थे और रियल एजेंडा शुरू हुआ। उसने ग्रे को आज बुलाया ताकि मैजिक के विषय पर चर्चा हो सके। अरोमेटिक टी सर्व करने के बाद प्रोफेसर एरियल ने दोबारा बताया कि उसने प्रोफेसर कार्लोस के क्लास में क्या हुआ सुना। उसे खुद से पता चला कि परसिस्टेंट इडियट स्टॉर्म्ड इनटू हर ऑफिस डिमांडिंग न्यू किड का ट्रांसफर मैजिक कोर्स में। शी ऑब्वियसली रिडिकुलस रिक्वेस्ट को डिक्लाइंड कर दी। एरियल की स्क्रूटिनाइजिंग आइज में ग्रे सोर्ड विल्डिंग में मैजिक से ज्यादा डरावना बीस्ट बनेगा। मोनले हटाते हुए उसने इलैबोरेट किया कि क्यों। ग्रे स्टन्ड रह गया। प्रोफेसर एरियल ने जीनियस और मैजिक कंप्रेशन के कोई संकेत नहीं देखे। उसने डीपर मैजिक प्रैक्टिस के कोई साइंस नहीं दिखाए। ग्रे थोड़ा अनसेटल हुआ जब उसे इस बिजार आई से स्कैन और ओपन बुक की तरह पढ़ा गया। लाइंग इस सिचुएशन में अटरली यूजलेस था, इसलिए ग्रे ने एडमिट किया कि उसके स्पेक्यूलेशन सही हैं। क्यूरियस, एरियल ने जेंटली पूछा कि क्या वह ब्लैक होल ईथर बुलेट कॉन्जर करने का ट्रिक शेयर करेगा। उसने कंप्लीट डिस्क्रेशन और रिवॉर्ड का प्रॉमिस किया। वह इस प्रॉमिसिंग कंसेप्ट को बेला के लिए जानना चाहती थी। टी सिप करते हुए ग्रे की टंग ऑलमोस्ट स्लिप्ड और उसने यंग बेला को उसके भविष्य के टाइटल से पुकार दिया। प्रोफेसर एरियल ने उस यंग वुमन को प्योर जीनियस कहा जब बात मैजिक थियोरी की आई, लेकिन उसे वील्ड करने का कोई मीन्स नहीं था। किसी अननोन रीजन से उसे ईथर कंप्रेशन की कैपेसिटी नहीं थी, सुपर कंप्रेशन तो और भी नहीं। फ्यूचर की लूज इंटेल से ग्रे जानता था कि बेला अल्ब्राइट एक लेट ब्लूमर थी। प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट में टैलेंट की कमी इसका कारण थी। एरियल ने यह मीटिंग इसलिए सेट की क्योंकि उसे सुना था कि ग्रे ने जो सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट बनाई थी, उसने लायन को लगभग मार ही दिया था। अगर कोई तरीका होता सुपर कंप्रेस्ड ईथर को इंटरनल कंप्रेशन के इनएफिशिएंट तरीके के बिना इस्तेमाल करने का, तो यह पूरी तरह से गेम चेंजर होता। प्रोफेसर एरियल इस समाधान के लिए बेहद डेस्परेट थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी प्रोटेजे बेला को प्रोफेसर ब्रैडली के पास भेजा जाए। भविष्य में हर कोई उस कर्स्ड नाम को जानता। वह ग्रेड ए का सबसे कुख्यात मैजिक क्रिमिनल था। उसने अपने क्षेत्र में एडवांसमेंट के लिए काउंटलेस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए, अनगिनत लोगों की हत्या की और कैटेक्लिज्मिक मैजिक डिजास्टर से टेंस ऑफ थाउजेंड्स की जानें लीं। प्रोफेसर ब्रैडली इतिहास का सबसे बुरा मैजिक क्रिमिनल माना जाता है। इस युग में वह इंसेन मैस मर्डरिंग मैजिकल टेररिस्ट अभी तक पकड़ा नहीं गया। अगर बेला साल के अंत तक सुपर कॉम्प्रेस्ड ईथर नहीं बना पाई, तो उसे डीरेंज्ड प्रोफेसर के पास हाई रिस्क सर्जरी के लिए भेजा जाएगा। किसी भी समझदार इंसान के लिए यह एक बेहद बुरी बात थी। प्रोफेसर एरियल भी इससे पूरी तरह सहमत थी। सर्जरी मैजिक एबिलिटीज बढ़ाने के प्रिटेंस में की जाती थी, लेकिन असल में यह ब्लेटेंट ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन थी, बिना किसी सर्टेनिटी के। यह अभी पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन एरियल पहले ही लूनाटिक की इनह्यूमेन क्राइम्स की रूमर्स सुन रही थी। कुछ विक्टिम्स मर चुके थे, बाकी होपलेसली ब्रोकन थे। बेला ने कहा कि यह डेंजरस और स्कैरी है, लेकिन अगर वह कोई रिजल्ट नहीं देती तो साल के अंत तक उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। प्रोफेसर एरियल के लिए यह पसंदीदा विकल्प था कि बेला एकेडमी में मैजिक छोड़ दे, बजाय कि वह उस परवर्टेड मॉन्स्टर के हाथ लगे। ग्रे क्वाइटली सोच में पड़ गया। उसके पास ऐसी मैजिक थ्योरीज थीं जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वह इतना ड्रास्टिक नॉलेज शेयर करेगा तो हिस्ट्री पूरी तरह से बदल जाएगी। उसने यंग बेला को फ्रस्ट्रेशन और फियर में फिस्ट्स टाइटली क्लास्प करते देखा। ग्रे को अपने लास्ट मोमेंट्स याद आए जब वह लिक्विडेटर का सामना कर रहा था। उस फ्रस्ट्रेशन, फियर और होपलेसनेस से वह बेहद परिचित था। वह सिर्फ कैनन फॉडर था, ट्रेंड की एक ही शॉट में गिर जाए। हीरोज जो वर्ल्ड बचाने वाले थे, उन्हें फ्रेश मीट की तरह काट दिया गया। भविष्य की इतनी हताशा देख ग्रे ने तय किया कि क्यों ना कोर्स ऑफ हिस्ट्री बदला जाए। उस हेल होल फ्यूचर को बेहतर बनाना ही सही था। जब उसकी चाय खत्म हुई, उसने डिसाइड किया कि वह बेला को पूरी कोशिश से सुपर कंप्रेस्ड ईथर सिखाएगा। जल्द ही वह इस तकनीक में प्रोफिशिएंट हो जाएगी। मीटिंग के बाद तीनों अरीना की ओर बढ़े। सूर्यास्त के समय ग्रे ने चॉकबोर्ड निकाली और बूट कैंप लेक्चर से जो कुछ याद था
उसे आर्टिकुलेट करने की पूरी कोशिश की। हर डिटेल स्क्वीज करने के बाद उसने गर्ल्स से कहा कि यह प्रिविलेज्ड नॉलेज उनके बीच ही रहे। इन्फॉर्मेशन लीक्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रोफेसर पहले ही मैजिक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर चुकी थी। जो कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा उसकी मौत निश्चित होगी। रनडाउन देने के बाद ग्रे ने पूछा कि थ्योरी के बारे में उनका क्या ख्याल है। केवल ओडी का कॉन्सेप्ट सुनना भी प्रोफेसर एरियल के लिए माइंड ब्लोइंग था, लेकिन ग्रे ने जो मैजिक नॉलेज रिवील की वह और भी अब्सर्ड थी। बेला ने उसकी एक्सप्लेनेशन को ब्रीफ, स्ट्रक्चर्ड और क्लियर बताया। उसे लगा जैसे वह हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के फ्यूचर की मैजिक लेक्चर सुन रही हो। इस रूम में केवल सुनकर ही मैजिक का इतिहास 100 साल आगे बढ़ गया था। बेला केवल अब्सॉर्ब कर रही थी, जबकि ग्रे ने यह सब सिर्फ 10 साल बाद की ग्रोन अप सॉर्सरेस से सीखा था। यह उसकी जीनियस का प्रमाण था। एरियल भी कई कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली जज नहीं कर पाई, इसलिए उसने लिटिल मैजिक प्रोडिजी को अथॉरिटी दे दी। बेला की रफ एस्टिमेशन के अनुसार थ्योरी साउंड होने की अच्छी संभावना थी। कोई भी कॉन्सेप्ट वर्तमान मैजिक थ्योरी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, लेकिन क्विकेस्ट तरीका था टेस्टिंग करना। इसलिए उन्होंने अरीना में स्पेल प्रैक्टिस की। स्टाफ दोनों हाथों में पकड़े, बेला ने ग्रे की टीचिंग्स पर भरोसा किया और अपनी फुल पावर टैप्ड की। ये सुनते ही पता चल रहा था कि चीजें गंभीर हैं। यदि याद सही है तो बेला एल्ब्राइट की स्ट्रेंथ रूमर्ड थी कि वह एक सिटी को इंस्टेंट में जला सकती थी। वह प्रैक्टिकली एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थी। इसके अलावा उसके पावरफुल मैजिक आउटपुट पर उसका कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं था, जिसके लिए वह पूरी तरह इनफेमस थी। आज ग्रे को आखिरकार उस लेजेंडरी प्रदर्शन का गवाह बनने का मौका मिला। बेला खुद भी हैरान थी कि उसने क्या शुरू कर दिया। अरीना के बीच से एक जाइगेंटिक ब्लेजिंग फायर उठी और सीधे बादलों तक जा पहुंची। ग्रे ने उसे इस रेकलेस एक्ट से बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पीलिंग ऑफ फ्लेम के फाउंडेशन पर यंग मेज खड़ी थी, एक इम्पोजिंग मैजिक सर्कल को थामे हुए। ये ओवरवेलमिंग पावर ग्रे के पास्ट लाइफ में मैजिक के पिनिकल पर थी। अगर बेला ने स्प्लिट सेकंड पहले स्पेल को कंट्रोल नहीं किया होता तो ग्रे इस ब्लेज में खो जाता। उस फाइन एलिमेंटल मैनिपुलेशन ने सचमुच उसकी जान बचाई। दूसरों के डर से बेखबर बेला खुशी से चमक रही थी। आखिरकार उसने थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल टैलेंट का गैप ब्रिज कर दिया। खुद को और पुश करते हुए उसने फ्लेम को एक रोरिंग फायरी ड्रैगन की शेप में मोल्ड किया। अपनी लाइफ में पहली बार उसे मैजिक में मजा आया। वह इस पल में खो गई और जल्द ही एग्जॉस्टेड हो गई। आग धीरे धीरे खत्म हुई और उसने तुरंत टेस्ट का ड्रॉबैक महसूस किया, क्योंकि उसकी ईथर रिजर्व्स खत्म हो गई थीं। उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया और वह बेहोश हो गई। चिंतित ग्रे तुरंत उसके पास दौड़ा, जबकि प्रोफेसर ने उसे शांत रहने को कहा। ये क्लासिक केस था ईथर डिप्लीशन का। बस थोड़ी रेस्ट की जरूरत थी और बेला जल्दी ही 100% बैक हो जाएगी। इस बात ने ग्रे की चिंता कम कर दी। फिर भी एरियल भी इस यंग मेज की मैजिकल टैलेंट की मार्वलस डिस्प्ले से अस्टाउंडेड थी। शायद वही एकमात्र व्यक्ति थी जो इतनी बड़ी स्केल पर मैजिक असेंबल कर सकती थी, केवल नए कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। पूरी तरह बेहोश मेज ने बड़बड़ाया कि असली अद्भुत चीज थ्योरी थी, वह नहीं। ग्रे ने उसे सुपर कंप्रेस्ड ईथर बनाने का आसान टूल दिया, वह टूल जिसे उसे भविष्य में डेवलप करना था। एरियल ने राहत की सांस ली। बेला अब उस आर्केन क्रिमिनल के शेडी सर्जरी की जरूरत नहीं थी। वह खुद खुशी खुशी ब्रैडली को कर्स कर देती। प्रोफेसर खुश थी कि यंग मेज ने रूइनस पाथ अवॉइड किया। खास तौर पर उसने मैजिक कंट्रोल खोने से बचा लिया, किसी अनसैंक्शनड एक्सपेरिमेंट के कारण नहीं। ब्रैडली की स्पेशल सर्जरीज मैजिकल आउटपुट बढ़ा सकती थीं, लेकिन कंट्रोल की कीमत पर। कैसे काम करता है ये मिस्ट्री है, लेकिन संभावना है कि लूनेटिक ने किसी का लिमिटर फोर्सिबली तोड़ने का तरीका खोज लिया। अब समझ आता है कि क्यों पास्ट वर्ल्ड की सॉर्सरेस को आउट ऑफ कंट्रोल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन माना जाता था। वैसे भी आज की मैसिव प्रोग्रेस ग्रे की मदद के बिना संभव नहीं थी। अब मैजिक पेपर पर लिस्टेड ऑब्लिगेशंस पूरी करने की बारी प्रोफेसर की थी। सबसे पहले उसने प्रॉमिस किया कि ग्रे के हाथ के लिए कुछ किया जाएगा। उसकी रेपर्टोयर में एक मैजिक स्पेल थी जो मदद कर सकती थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और काउंटलेस ट्रांसलूसेंट बटरफ्लाइज समन किए, प्योर ईथर से बने। वे अरीना के चारों ओर उड़ने लगे जब उसने धीरे से ग्रे के हाथ को टच किया। संपर्क में आने पर क्षेत्र का ईथर स्वर्ल करने लगा और कांटेक्ट पॉइंट पर कोलेस हुआ। कुछ सेकंड्स के लिए ग्रे ने हीलिंग टच ओपनली स्वीकार किया। इसके बाद उसने इंजर्ड हैंड को क्लेंच्ड किया और पहले के मुकाबले ड्रास्टिक डिफरेंस महसूस किया। अब वह फाइनली डोमिनेंट हैंड हिला सकता था। यह एक वास्ट इंप्रूवमेंट थी। स्पिरिट्स अप उसने पूरी श्रद्धा के साथ प्रोफेसर को धन्यवाद दिया। ना ही कोई मैजिक हीलिंग पोशन उसकी मिस्टीरियस इंजरी क्योर कर सकती थी, फिर भी उसके हल्के टच ने काम कर दिया। उसने बोस्ट किया कि उसकी नर्व्स रिस्टोरिंग मैजिक एवरेज मैजिक हीलिंग पोशंस के बराबर भी नहीं आ सकती, लेकिन प्रोफेसर ने सुनिश्चित करना चाहा कि वह सच में 100% बैक है। टेस्ट के लिए ग्रे को सोर्ड स्विंग करना पड़ा। पहली बार लंबे समय बाद
उसने डोमिनेंट हैंड से हिल्ट पकड़ी। उसने क्विक ड्रॉ किया और कैजुअली सोर्ड स्लैश किया। तुरंत उसने कुछ अलार्मिंग महसूस किया, बावजूद इसके कि आर्म पूरी तरह रिकवर हुई थी। पुष्टि के लिए उसने स्टैंस लोअर किया और सोर्ड प्ले के मोशंस किए ताकि यह समझ सके कि क्या सेंसेशन सही है। उसकी निराशा के लिए उसका दाहिना हाथ अब उतना फ्लूइड महसूस नहीं हो रहा था जितना पहले होता था। प्रोफेसर एरियल को यही उम्मीद थी। वह नर्व्स को परफेक्ट स्टेट में रिपेयर कर सकती थी, लेकिन उस युवा लड़के की आत्मा के वुंड्स को हील करना उसकी मैजिक के बस की बात नहीं थी। ग्रे को सोल का जिक्र सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। आज का मैजिक नॉलेज ह्यूमन सोल के अस्तित्व को साबित नहीं कर पाया था, लेकिन एरियल फर्म बिलीवर थी कि सोल सच में मौजूद है। आखिरकार वह अपने स्पेशल मोनले के नीचे छुपे ऑल सीइंग आई से सब कुछ देख सकती थी। इस समय वह ग्रे की सोल को धीरे धीरे हील होते हुए देख रही थी। उसने थियोराइज किया कि जब तक ग्रे खुद को ओवर एक्सर्ट नहीं करता, वह नेचुरली रिकवर कर जाएगा। ग्रे ने भोलेपन से पूछा कि क्या सोर्ड प्ले प्रैक्टिस करना ओवर एक्सर्शन में गिना जाएगा। प्रोफेसर ने रिप्लाई किया कि नहीं, वह नॉर्मल ट्रेनिंग कर सकता है। इसके बजाय उसने ग्रे से पूछा कि वह किस तरह की सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करता है जो किसी की सोल को इतना नुकसान पहुंचा सकती है। फिर भी सोल को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने वाला सोर्ड प्ले कोई नई चीज नहीं थी। वास्तव में वह जानती थी कि एमी वाइट, डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन की एक और छात्रा, भी इस क्षमता की मालिक है। उसे लग रहा था कि इन दोनों स्टूडेंट्स के बीच कोई कनेक्शन होना चाहिए। ग्रे थोड़ा शेकन और कंफ्यूज था कि प्रोफेसर एरियल ऐसा क्यों सोच रही थी। उसने अभी तक इस टाइमलाइन में फ्यूचर सोर्ड सेंट से सामना भी नहीं किया था। एरियल ने अनुमान लगाया कि ग्रे ने एमी से सोर्ड सीख रखी है, उसकी सोर्ड्समैनशिप में उसी वाइब के आधार पर। हालांकि उसने सटल डिफरेंसेस भी नोटिस किए। ऐसा लग रहा था कि जिस व्यक्ति से उसने सोर्डमैनशिप सीखी थी, वह छोटी एमी की कहीं अधिक स्किल्ड वर्जन थी। एरियल का डिडक्शन स्किल डरावना था। उसकी आई फाइन डिटेल्स देख सकती थी और उन्हें एक्सपर्ट तरीके से इंटरप्रेट कर सकती थी। ग्रे ने असर्ट किया कि उसने सोर्ड अपने होम टाउन डोजो में सीखी, जो टेक्निकली सच था। फिलहाल उसे टॉपिक बदलना पड़ा, नहीं तो उसके सीक्रेट्स स्पिल हो सकते थे। अब बात डैमेज्ड सोल्स और सोर्ड्समैनशिप की। ऑर्डिनरी टेक्निक्स इन इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट नहीं कर सकती। एरियल को पता था कि ग्रे के पास कोई सीक्रेट मूव है जिससे वह ओगर जनरल, ओगर आर्मी और आसपास की हर चीज को एक ही स्लैश में हरा सकता है। उसने पहले ही होमवर्क कर लिया था। ग्रे की अब्सर्ड अकॉम्प्लिशमेंट के चलते एंट्रेंस सेरेमोनी में लिटिल लायन के साथ किया गया उसका बेट फ्री विन था। एरियल ने सीन पर छोड़े गए रिमेन्स देखे और उन्हें सिंपली मैग्निफिसेंट पाया। नॉट इवन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड क्लीविंग मैजिक ऐसा प्रिसिजन और लिथैलिटी अचीव कर सकती। ग्रे के अंदर जो मिस्टीरियस पावर है, वही उसके सोल में इंजरी का कारण बनी। एरियल इसे अपनी आंखों से देख सकती थी। वह उसके सोल के अंदर चेन्ड डोर से लीकिंग पावर को देख सकती थी। ये सुनकर ग्रे ने विश्वास कर लिया। चेन्ड डोर वह इमेजरी थी जो उसके मन में बार बार लौटती थी। गेस वर्क से इसे समझना नामुमकिन था। ये महिला सच में रियल डील थी। उसके बावजूद एरियल ने ग्रे जैसी पावर पहले भी देखी थी। भले ही यह 1-to-1 कॉपी नहीं थी, वाइब बहुत सिमिलर थी। क्यूरियस, ग्रे ने पूछा कि क्या और भी लोग हैं जिनके पास ऐसी मिस्टीरियस पावर है। वह एक के बारे में जानती थी, लेकिन सर्टेनिटी नहीं थी कि वह ह्यूमन है या नहीं। प्रोफेसर एरियल ने उसका नाम लिया, लिक्विडेटर, वही लिक्विडेटर जिसने दुनिया के अंत को लाया। ग्रे की रिएक्शन से वह जान गई कि लड़के ने इसके बारे में किसी न किसी तरह सुना था। ग्रे का दिमाग घूम रहा था। लिक्विडेटर इतनी जल्दी टाइमलाइन में क्यों मेंशन हो रहा है? सल्ट्री प्रोफेसर को उम्मीद नहीं थी कि ग्रे इतना एसोटेरिक बीइंग जानता होगा, लेकिन फिर भी वह फ्यूचरिस्टिक मैजिक थ्योरी जानता है, इसलिए इतनी बड़ी सरप्राइज नहीं थी। ग्रे थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था कि रेवोल्यूशनरी थ्योरी का क्रेडिट उसे दिया जा रहा था, जबकि उसने बस उस रियल जीनियस से सीखी चीज दोहराई थी। एरियल ने क्यूरियोसिटी बढ़ाते हुए पूछा कि ग्रे को लिक्विडेटर के बारे में कितना पता है। सच कहें तो उसे ज्यादा नहीं पता था, लेकिन वह निश्चित था कि लिक्विडेटर मानवता के लिए एक बेहद खतरनाक थ्रेट है। उस क्रीचर को तब तक रोका जाना चाहिए जब तक वह और पावर इकट्ठा कर सके। एक ऐसा खतरा जिसे किसी भी कीमत पर नष्ट करना आवश्यक है। एरियल ने ग्रे के उत्साह को थोड़ा एक्सट्रीम पाया, लेकिन वह मानती थी कि लिक्विडेटर वास्तव में खतरनाक है। फिर भी बेलियन और ब्रैडली अपनी एक्सपेरिमेंट्स जारी रखने के लिए दृढ़ प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि भविष्य की अपोकलिप्स किसी तरह इस कुख्यात मैजिकल टेररिस्ट से जुड़ी है। एरियल के अनुसार लिक्विडेटर वही बीइंग है जिसे बेली ब्रैडली समन करने की कोशिश कर रहा है। ग्रे के लिए यह नया था। किसी ने कभी उसे मानवता के दुश्मन की उत्पत्ति नहीं बताई। सोचने पर पिछले टाइमलाइन में एकेडमी खुद हिस्ट्री का एक केंद्र था। हायर अप्स ऐसा बर्ताव करते थे जैसे उन्हें बिल्कुल पता हो कि लिक्विडेटर कहाँ प्रकट होगा। संभावना है कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी ने हमेशा से लिक्विडेटर को समन करने में कुछ भूमिका निभाई हो। प्रोफेसर और सीक्रेटिव फ्रेशमैन दोनों इस रेकलेस एक्सपेरिमेंट को रोकने पर सहमत हुए। दुर्भाग्य से जो इसे चला रहा है वह भी टेन्योर प्रोफेसर है।
एरियल के पास उसे या उसके एक्सपेरिमेंट्स को रोकने की अथॉरिटी नहीं है। वह पहले ही हायर अप्स को दबाव डाल चुकी थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। ग्रे ने कम से कम एकेडमी के हायर अप्स के नाम जानने की उम्मीद की थी, लेकिन यह अभी संभव नहीं था। लगता है कि एकेडमी का नेतृत्व उतना टैंगल्ड है जितना उसने सोचा था, लेकिन अगर वह साबित कर सके कि प्रोफेसर ब्रैडली एक डेंजरस क्रिमिनल है, तो शायद उनके पास सिचुएशन बदलने के लिए पर्याप्त लेवरेज होगा। पिछले टाइमलाइन में बेलियन के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स ने दसियों हजारों की जानें ली थीं, और ग्रे जानता है कि ये एट्रोसिटीज कहाँ होंगी। ऐसा जानकारी साझा करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन एरियल ने सीधे इस विचार को रिजेक्ट कर दिया। किसी एकेडमी प्रोफेसर की रिसर्च फैसिलिटी में बिना परमिशन प्रवेश करना अपने आप में एक हेनस क्राइम माना जाता है। उन्हें किसी तरह हार्ड एविडेंस जुटाना होगा, बिना खुद जेल जाने का रिस्क लिए। ग्रे अगर अभी कुछ हार्ड प्रूफ दे सके तो चीजें बदल सकती हैं, नहीं तो उन्हें इस आइडिया को फिलहाल रख देना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि एरियल संभावित खतरे से अवगत है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और एकेडमी पॉलिटिक्स ने उसके हाथ बंधे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, वह ग्रे की मिस्टीरियस पावर पर गहराई से ध्यान देना चाहती है। उसने टीज किया कि लीथल वेपन को कंट्रोल करना सिखाने का तरीका हो सकता है। एकेडमी में एक प्रोफेसर हैं जो अननोन फोर्सेस से डील करना स्पेशलाइज करता है, प्रोफेसर हीथकोट लॉन्गफेलो। ग्रे ने यह नाम पहले सुना था। हीथकोट लॉन्गफेलो ने सोर्ड सेंट को ट्रेन किया था। वह खुद लेजेंडरी फिगर हैं। एरियल जानती थी कि यह यंग मैन की क्यूरियोसिटी को छेड़ेगा। उसने वादा किया कि अगले दिन प्राइवेट ट्रेनिंग सेशन अरेंज करेगी। ग्रे ने एरियल की मदद ग्रेटफुली एक्सेप्ट की। अगले ही दिन ग्रे स्टर्न प्रोफेसर के पास पहुंचा। उसका पहला प्राइवेट लेसन हीथकोट लॉन्गफेलो से शुरू हुआ। एरियल ने जल्दी से काम किया। ग्रे हार्डकोर ट्रेनिंग या एक्सटेंसिव थियोरेटिकल लेसन्स की उम्मीद कर रहा था, लेकिन प्रोफेसर लॉन्गफेलो उसे जंगल में लेकर गया और अब वे सर्कल्स में दौड़ रहे थे। एकेडमी जोन के अंदर ही हैं, लेकिन डेंस फॉरेस्ट के बीच। ग्रे पर्पस समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉन्गफेलो ने उसे माइंड वॉन्डर करने के लिए डांटा। स्ट्रे थॉट्स के बजाय उसे अपनी पेस बढ़ानी चाहिए। वे दौड़ेंगे और शरीर की लिमिट्स तक पुश करेंगे। लॉन्गफेलो का मानना है कि सोल की शक्ति तभी सच में जागती है जब हर ड्रॉप ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ खर्च हो जाए। ग्रे को तब तक अपने सोर्ड को छूने की अनुमति नहीं है। युवा लड़का अभी बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने हीथकोट की मेथड्स पर पूरा भरोसा कर लिया। फिर भी इसी समय बैलन अपने इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में आर्बिटर ऑफ द एंड को समन करने में लगा हुआ है। उस परेशान करने वाले विचार से मन हटाना आसान नहीं था। ग्रे भविष्य देखने की बोझ तले दबा हुआ था और यह उसे धीमा कर रहा था। फिर भी उसने पूरी हफ्ते तक ट्रेनिंग रेजिमेंट को जारी रखा। 7वें दिन उसे प्रोफेसर एरियल के पास रिपोर्ट देने के लिए बुलाया गया। ग्रे को थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ कि उसने बस लगातार दौड़ और थोड़ी सोट ड्रिल्स की थी। सच कहें तो उसे अपनी ताकत में मामूली सुधार महसूस हुआ। एरियल अपनी हंसी नहीं रोक सकीं। वह हीथकोट के अजीब तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थीं। रिपोर्ट खत्म होते ही एक मैसेंजर शालीनता से ऑफिस में आया और प्रोफेसर एरियल को एक सील्ड लेटर सौंपा। उन्होंने तुरंत पत्र खोला और पढ़ते हुए उनका चेहरा धीरे धीरे बदल गया। जब वह अंत तक पहुंची तो वह अपनी कुर्सी पर फ्रोजन हो गईं। ग्रे चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? तो वह बिना बोले पत्र उसे दिखा दी। बेहतर यही था। ये पत्र बेली और ब्रैडली द्वारा लिखा गया था। पागल ने बेला ऑलब्राइट के सुपर कंप्रेस्ड ईथर ब्रेक थ्रू की रिपोर्ट प्राप्त कर ली थी। उसने जोर देकर कहा कि भले ही इसमें करीब करीब समानता है, लेकिन यंग मेज ने वास्तव में रिपोर्ट किए गए स्तर को हासिल नहीं किया, इसलिए वह उसकी नई क्षमता को मान्यता देने से इनकार करता है। साथ ही सर्जरी कॉन्ट्रैक्ट वैध रहेगा और सर्जरी तय समय पर होगी। यह एक प्रिपोस्टरस पत्र था, पूरी तरह से मास्टर रेज बेटर द्वारा लिखा गया। एरियल गुस्से में थी। ऐसा लगता है कि बेली और ब्रैडली इस प्राइम गिनी पिग को बेला के रूप में हासिल करने के लिए दृढ़ हैं। वह उसे पूरी तरह से अननेसेसरी और डेंजरस प्रोसीजर के लिए मजबूर करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से उस पागल के पास सारी शक्ति है। बेला द्वारा साइन किया गया मैजिक कॉन्ट्रैक्ट एयर टाइट था। जब तक ब्रैडली खुद इसे वॉइड नहीं करता, बेला को एक्सपल्शन और मैडमैन को अपना शरीर सौंपने के बीच चुनाव करना होगा। ग्रे ने इसे स्वीकार करने से इनकार किया। एरियल ने भी सहमति जताई। इस पत्र ने उसे ब्यूरोक्रेसी की परवाह किए बिना एक्शन लेने के लिए आग लगा दी और उसे ग्रे की मदद चाहिए। वह जानना चाहती हैं कि ब्रैडली का सीक्रेट लैब कहाँ है। जोखिम भरा होगा, लेकिन उसे यह ईएमजी एक्सपोज करना होगा ताकि आउटरेजस कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड हो जाए। अंततः वह अपने हाथ गंदे करने को तैयार है। यह बिल्कुल वही था जिसकी ग्रे को जरूरत थी। वह घमंड से पूछता है कि उसने मन क्यों बदला जब एक सह प्रोफेसर को बिना सॉलिड प्रूफ के एक्सपोज करना जोखिम भरा था। एरियल ने उत्तर दिया, अब वे कानून के दायरों में काम करने से आगे बढ़ चुके हैं। वह ग्रे पर भरोसा कर रही है ताकि अपने एक और बहुमूल्य छात्र की सुरक्षा कर सके। शुरुआत से ही उनकी आंख ने देखा था कि ऐसा होगा कि ग्रे इस पूरी समय सच बोल रहा था।
इसे स्वीकार करने में सिर्फ एक ब्लेटेंटली अपसर्ड पत्र का समय लगा, लेकिन अब एरियल जाग चुकी है। अब समय है ग्रे के मार्गदर्शन का। भविष्य के ज्ञान के साथ वे उस पागल के मानवता के खिलाफ अपराधों को उजागर करेंगे। डार्क सोर्ड्समैन लौट आया। ग्रे के अनुसार वह भयानक लेबोरेटरी टूल गांव के पास पहाड़ियों में छिपा है। प्रोफेसर एरियल वेगली याद करती हैं कि किसी अन्य फैकल्टी मेंबर को वहां लैब बनाने की ऑथराइजेशन दी गई थी। इसका मतलब है कि ये इलीगल और इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट्स एकेडमी द्वारा सैंक्शन किए गए हैं। टोरो की पहाड़ियां इलीगल रिसर्च करने के लिए सबसे बेहतर जगह है। कोई लंबे समय तक वहां रहने पर कोई आंख नहीं उठाएगा। साथ ही एकेडमी के प्रोफेसर्स एक अनरिटन रूल का पालन करते हैं, एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स में इंटरफियरेंस नहीं। लेकिन जब तक वे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस का एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं, ब्रेकिंग और एंटरिंग के लिए चार्ज नहीं होंगे। योजना पर चर्चा करते समय बेला ने दरवाजा खटखटाया और एरियल ने उसे अंदर बुलाया। उसने अभी अभी वह गास्ली न्यूज वाला पत्र प्राप्त किया था। उसकी भावनाएं टर्मोइल और हार की भावना से भरी थीं। प्रोफेसर एरियल ने उसका पत्र पकड़ते हुए उसे आश्वस्त किया कि यह मेस किसी न किसी तरह से संभाल लिया जाएगा। ऐसा लगता है कि एरियल अकेले वेरी और ब्रैडली से लड़ने की योजना बना रही हैं और बेला इसे स्वीकार नहीं करेगी। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बेला ने कहा कि वह उस बास्टर्ड को किसी भी दिन अकेले ही हरा सकती है। चिंतित युवा लड़की ने ग्रे की ओर प्लीडिंग लुक किया ताकि वह इंटरवीन करे। ग्रे ने कदम बढ़ाया और प्रोफेसर के साथ जाने का वचन दिया। उसकी हिम्मत चुराते हुए बेला ने भी स्वयं को इस मिशन में शामिल होने के लिए प्रस्तुत किया। वह किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहती थी कि वे उसकी समस्या हल कर दें। एरियल ने सोचा कि वह अकेले ही चल सकती है। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वायन एक अनुभवी प्रोफेसर है। इतना ही नहीं, वह एक पागल भी है जिसे मानव जीवन की कोई परवाह नहीं है। अगर वह किसी इनएक्सपीरियंस छात्र को अपनी योजनाओं को रोकने की कोशिश करते पकड़े तो वह क्या कर सकता है, कोई नहीं कह सकता। इस बातचीत में बड़े होने के नाते वह इन बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन ग्रे ने इसे और भी अधिक कारण माना कि अकेले जाना कितना जोखिम भरा है। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उस शक्ति का उपयोग कर सकता है जो उसने एक ओजर जनरल को हराने के लिए इस्तेमाल की थी। वह डेडवेट नहीं होगा। इसके अलावा अगर एरियल के साथ कुछ गलत होता है तो डिवाइन आई प्रोग्राम निश्चित रूप से डिसॉल्व्ड हो जाएगा, जिससे ग्रे और उनके साथियों को इफेक्टिवली एक्सपेल्ड होना पड़ेगा। वह अपने भविष्य में हस्तक्षेप करने और अपनी नियति खुद तय करने का अधिकार चाहता था। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर एरियल मना नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि यदि वह मना भी करती तब भी वे आने वाले थे। इसलिए उन्होंने इसे टीम मिशन बनाने पर सहमति दी। एक शर्त के तहत कोई भी स्थिति हो, अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखना होगा। ग्रे और बेला ने तुरंत इस शर्त को स्वीकार किया। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स तय करने के बाद तीनों टोरोवेल माउंटेन्स की हॉन्टिंग माउंट्स में प्रवेश कर गए। वहां छिपा हुआ था वार और ब्रैडली का विशाल प्राइवेट लेबोरेटरी। इस ऊंची दीवारों के भीतर कौन कौन सी भयानक घटनाएं घट रही होंगी, ये कल्पना भी मुश्किल थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य केवल क्रिमिनल एक्टिविटी का एविडेंस इकट्ठा करना था। गुस्से से भरे नजरों के साथ ग्रे ने पुष्टि की कि वे सही जगह पर थे। दूसरी ओर बेला एप्रीहेंसिव महसूस कर रही थी। वह सुनिश्चित नहीं थी कि बिना किसी ट्रबल के वे इसे पूरा कर पाएंगे। प्रोफेसर एरियल ने पहले ही अपनी होमवर्क कर ली थी। वेरी और ब्रैडली इस समय मैजिक सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस में होने चाहिए। लैब काफी खाली होना चाहिए। फिर भी मुख्य गेट पर ट्रैप्स होने की संभावना अधिक थी। सुरक्षित रहने के लिए उन्हें साइड वॉल तोड़कर प्रवेश करना चाहिए। एकेडमी ऑथराइज्ड लैब में ब्रेक इन करना वैसे भी अपराध था, इसलिए मेथड कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। एरियल ने बेला को आखिरी मौका दिया कि अगर वह मन बदल ले तो वापस जा सकती है। अपनी स्टाफ को कसकर पकड़ते हुए उसने सारे डाउट्स को छोड़ दिया। उसने पूछा कि क्या प्रोफेसर वास्तव में इतनी परेशानी किसी जैसे उसके लिए उठाने को तैयार है। ग्रे ने बीच में कहा कि यह ऑपरेशन केवल उसके लिए नहीं है। वार और ब्रैडली की चालाक योजनाओं को रोकना पूरी दुनिया के लिए है। अगर वे अब कुछ नहीं करेंगे तो अनगिनत लोग मरेंगे और पूरी दुनिया सफर करेगी। प्रोफेसर एरियल ने उसकी रीजनिंग को थोड़ा एग्जैजरेटेड पाया, लेकिन सहमत हो गई कि यह परवर्स एनिमल रोका जाना चाहिए। सब कुछ तय होने के बाद एरियल ने नेतृत्व संभाला, बेला को खींचते हुए और ग्रे उनके साथ फुल स्पीड पर दौड़ते हुए। टावरिंग लैब की साइड वॉल पर पहुंचकर उसने शांतिपूर्वक एक फायरी स्पेल सक्रिय किया। मल्टीपल एक्सप्लोसिव स्ट्रीक्स ऑफ फ्लेम्स बिना किसी रेजिस्टेंस के कंक्रीट को चीरती हुई निकली। रिजल्टिंग एक्सप्लोजन ने पूरे पहाड़ को तेज रोशनी से रोशन कर दिया। प्रोफेसर पर तारीफ करनी होगी, वह जानती हैं कि ओवर द टॉप शो कैसे देना है। ग्रे पहले था जो इंस्टेंट एंट्रेंस से झांका। उसने जो देखा उसने उसकी त्वचा पर सिहरन डाल दी। आंखों के सामने एक लंबा और अंधेरा हॉलवे था। दोनों ओर काउंटलेस जेल सेल्स लाइन में थीं। उन सेल्स में इमेसिएटेड लोग चेंड थे और एक्सटेंसिव टॉर्चर के कारण कैटाटोनिक स्थिति में थे। कुछ मृत लग रहे थे, कुछ अंगों से लथपथ थे और अपने इन्फेक्टेड ओपन वुंड से रक्त बह रहा था।
उन्हें उम्मीद थी कि कुछ पाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी इसका सामना करना उनके लिए शॉकिंग था। इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस खोजने की कोशिश करने की जरूरत भी नहीं थी। ग्रुप ने लंबा हॉलवे पार किया। हर एक आयरन बार्ड सेल में वेरियन ब्रैडली के विक्टिम्स थे। एरियल ने अब तक 14 फॉरबिडन स्पेल्स के ट्रेसेस नोट किए थे जो प्रिजनर्स पर इस्तेमाल किए गए। यह तथ्य ही वायन को गंभीर क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ किए गए एक्सटेंसिव ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं। अंततः वे लैब के बीचों बीच एक विशाल कमरे तक पहुंचे। फर्श पुराने और ताजे खून से सने हुए थे। बीचों बीच एक अजीब और भयानक मैजिक सर्कल नजर आ रहा था। ये किसी तरह का ऑल्टर प्रतीत हो रहा था। प्रारंभिक योजना थी, अंदर जाना, ठोस सबूत इकट्ठा करना और तुरंत बाहर निकल जाना। लेकिन दयालु युवा सॉर्सरेस ट्रैप्ड लोगों को बचाने के लिए खुद को रोक नहीं सकी। ग्रे को एक चिंताजनक प्रेमोनिशन महसूस हुआ। उन्हें इस जगह पर लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। रेस्क्यू मिशन बहुत लंबा समय लेगा और वायन लौट सकता है। अगला कदम सोचने से पहले ही अंधेरे से एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। वह समूह की ओर लीजर से चल रहा था, जैसे अपने प्राइवेट गार्डन में टहल रहा हो। प्रोफेसर एरियल ने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। यह वही आदमी था, मिथ, अनबेरेबली अगली और पागल साइंटिस्ट वेरियन ब्रैडली। ब्रो अपनी ऑरा पर गर्व करता है। ग्रे तुरंत अपनी सोर्ड निकालकर तैयार हो गया। वेरियन ब्रैडली ने घमंड करते हुए कहा कि उसने कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए डबल भेजा है। उसके एक्सपेरिमेंट में एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू होने वाला है। वह खास तौर पर फ्रेश ह्यूमन मटेरियल्स का इस्तेमाल करता है, जिंदा और सांस लेते हुए। लेकिन प्रोफेसर एरियल और उसके मूल्यवान स्टूडेंट्स को देखकर उसने अपनी योजना बदल दी। एरियल अपने छात्रों की चिंता करने लगी। बेला गटरल टेरर में फ्रोजन थी और ग्रे किसी भी पल हमला करने को तैयार था। आज रात का एक्सपेरिमेंट सफल होगा अगर मटेरियल्स में मैजिक की एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल हो। वायन को कोई अंदाजा नहीं कि उन्होंने उसके छोटे हेल ऑन अर्थ के बारे में कैसे पता लगाया, लेकिन वह निश्चित है कि ये 3 कवर्ट तरीके से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर वे सभी अचानक गायब हो जाते हैं तो कोई नहीं जान पाएगा कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। वियन का ट्विस्टेड मन उन्हें लैब रैट्स में बदलने के लिए बेचैन था ताकि उनके मैजिक पोटेंशियल का उपयोग किया जा सके। उसकी ग्रैंडियोस मोनोलॉग के बीच वियन ने देखा कि उसके डोम की ओर एक मैसिव फायरबॉल आ रही है। विस्फोट ने सूखी जगह को रोशन कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि यह अटैक प्रोफेसर एरियल से नहीं आई। ये फ्यूचर ग्रेट सेज बेला अल्ब्राइट से आया। उसकी डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि उसका प्रारंभिक फियर गायब हो गया है। हालांकि इस कैलिबर का स्नीक अटैक पर्याप्त नहीं था। वेरियन ने समय रहते बैरियर से खुद को बचा लिया। फिर भी उसने लड़की की पोटेंशियल और निर्णय क्षमता की प्रशंसा की। उसने ऐसी एक्सेप्शनल टैलेंट की खोज एरियल की डिवाइन आई को एट्रीब्यूटेड किया। स्पेशल एडमिशंस क्लासेस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। शायद अब कंट्रोवर्शियल बैच के अन्य रिक्रूट्स पर ध्यान देना शुरू करें। फिर भी केवल एक एकेडमी स्टूडेंट द्वारा प्रोफेसर की असैसिनेशन असंभव थी। गैप बहुत वाइड था। अपने सारे डर को पीछे छोड़ते हुए बेला ने स्वीकार किया कि खुद को मारने के बजाय अपने हाथ गंदे करना बेहतर होगा। उसकी सफलता मुश्किल से छूटी। अपने स्टूडेंट्स की चिंता में एरियल ने रिट्रीट का आदेश दिया। उन्होंने पहले ही सबूत इकट्ठा कर लिया था और बाकी एकेडमी हैंडल कर सकती थी। लेकिन प्रोफेसर वेरियन उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। जैसे ही वे एक कदम आगे बढ़ने वाले थे, पागल प्रोफेसर की सेप्टर से एक जलती हुई काली एनर्जी निकली। प्राइमरी टारगेट बेला थी। वह डियर कॉट इन हेडलाइट्स जैसी दिख रही थी। एरियल को तुरंत कदम उठाना पड़ा और अपनी रेडिएंट बैरियर के साथ अटैक को रोकना पड़ा। पूर्ण फोकस के साथ उसने बैरियर को मजबूत किया जबकि डार्क एनर्जी लगातार परसिस्ट कर रही थी। वेरियन ने गर्मी से कहा कि डिफेंसिव मैजिक इस ग्लटनी फ्लेम के लिए यूजलेस है, जो उसके एक्सटेंसिव रिसर्च का प्राइज्ड फ्रूट है। ये स्पेल इतनी रेवेनस फ्लेम कंजर करता है कि डिफेंसिव मैजिक को जलाकर फ्यूल में बदल देता है। सिद्धांत रूप में यह एक परफेक्ट स्पेल है जिसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इसका केवल डाउनसाइड यह था कि इसे कास्ट करने के लिए रेयर बायोलॉजिकल मटेरियल की आवश्यकता होती थी। जैसे ही वेरियन ने समझाया, एरियल की बैरियर जल्दी ही फट गई और ग्लटनी फ्लेम में समा गई, जिससे आग और भी बड़ी और अनकंट्रोलेबल हो गई। उसने स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल किया। उस रहस्यमय शक्ति का उपयोग करते हुए उसने पर्याप्त समय पाया और एक और बैरियर बनाने में कामयाब रही। जब पहली परत टूट गई तो दूसरी परत ने सुपरचार्ज्ड फॉरबिडन मैजिक का सामना किया। जैसा कि उम्मीद थी, एरियल की दूसरी बैरियर भी कुछ ही सेकंड में कोरोड और अब्सॉर्ब हो गई। वर्स्ट के डर से उसने बेला और ग्रे को एक स्पेल मेमोरी पाउच फेंका। उसे लगता था कि अगर हीथकोट पाउच देख लेगा तो वह समझ जाएगा कि क्या करना है। लेकिन बेला ने एविडेंस लेकर भागने की बजाय खुद की बैरियर लगा दी। एरियल घबरा गई। उसने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि यह उसकी अंतिम लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसके स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। बेला बैटल के बीच अपने प्रोफेसर को छोड़ने की सोच में नहीं थी। जब उसके पास अभी भी कुछ ईथर बचा था,
एरियल ने उन्हें उस प्रॉमिस की याद दिलाई जो उन्होंने मिशन से पहले किया था। यदि कुछ गलत हुआ तो सर्वाइवल प्राथमिकता होगी। वायन की मैजिक स्पष्ट रूप से अननेचुरल थी। एरियल सिर्फ तेजी से डिग्रेडिंग डिफेंसिव स्पेल्स के साथ समय खरीद सकती थी। जैसे ही वह बेला से बहस कर रही थी, डिफेंसिव स्पेल पूरी तरह टूट गई। स्पेल के टूटने का रिबाउंड महसूस करते हुए बेला ने तुरंत खाली जगह संभाली। उसका ट्रांसलूसेंट बैरियर ग्लटनी फ्लेम की शक्ति से शानदार तरीके से मेल खा रहा था। बेला ने वायन के अटैक को एनालाइज किया और समझा कि यह अटैक अपने आप में इतना स्ट्रांग नहीं है, बस इसे काउंटर करने के लिए थोड़ा अलग डिफेंसिव मैजिक चाहिए। उसकी स्किल और बुद्धिमानी से फ्लेम अपनी गति रोक दी। वायन ऑलमोस्ट क्रैश होने वाला था। इस स्पेल का काउंटर मैजिक थ्योरी केवल सिलेक्ट फ्यू को पता था। फिर भी एक स्टूडेंट ने इसे कैसे समझ लिया? बेला ने नॉनशलेंटली जवाब दिया कि किसी स्पेशल ने उसे हाल ही में एक नया थ्योरी सिखाया था। वायन पूरी तरह साइको हो गया। उसने सोचा कि उसके इनर सर्कल का कोई उसे बिट्रे कर गया है और ट्रेटर का नाम जानना चाहा। बेला ने अपने मेंटर की आइडेंटिटी को छुपाए रखा, जिसने उसे मैजिक की दुनिया खोली। वह सोर्ड्समैनशिप कोर्स का एक स्टूडेंट था। उसने पेशेंटली कुछ क्रेजी मैजिकल थ्योरी आइडियाज साझा किए और बेला की इनेट जीनियस ने सब इन्फॉर्मेशन एफर्टलेसली पीस टुगेदर कर दिया। वेरियन रेज बेट का शिकार बन गया। उसकी वेन्स ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होने वाली थीं। उसने ब्लडी क्रिस्टल को तोड़ दिया, जिससे ट्रैप्ड ह्यूमन सोल्स ग्लटनी फ्लेम को और फ्यूल देने लगे। अब फायर एक सेंसिएंट बीस्ट जैसी दिख रही थी। वेरियन मैजिक और ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम्स कर सकता है, लेकिन उसका स्पेल अनडिनायबली कूल था। बेला ने अनुमान लगाया कि उसका बैरियर थोड़ी देर और टिक सकता है। वह थियोरेटिकली स्टैंड ऑफ को इन्फिनिट तक बढ़ा सकती थी, लेकिन उसकी माना जल्दी खत्म होने वाली थी। सबसे अधिक वह शायद एक और मिनट और संभाल सकती थी। डिफेंस में व्यस्त होने के कारण एरियल को ऑफेंस संभालना पड़ा। अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करते हुए एरियल ने मैजिक फ्लो लॉक किया और देखा कि फ्लेम्स कहीं कमजोर थे। उसने माना बाहर प्रोजेक्ट करके किल शॉट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्ट्रिंग्स ग्लटनी फ्लेम को पंच नहीं कर पाईं और धीरे धीरे खत्म हो गईं। वेरियन ने पैथेटिक काउंटर अटैक अटेम्प्ट पर हंसते हुए कहा। ग्रे को याद आया कि प्रोफेसर एरियल की ऑफेंसिव मैजिक स्टाफ में सबसे वीक थी। उसकी स्पेशलिटी फ्लेम्स के प्रॉपर्टीज में थी। ऑफेंसिव पावर भी डिवावर हो गया था। बेला एग्जॉशन की वजह से फॉल्टर करने लगी थी। बैरियर किसी भी समय गिर सकता था। यही कारण था कि एरियल पहले अपने स्टूडेंट्स को सेफ्टी में जाने को कह रही थी। बाकी सभी ऑप्शंस खत्म होने के बाद मुख्य जिम्मेदारी ग्रे पर आई। बेला नहीं जानती थी कि वह पावरफुल मैजिक की स्टॉर्म के बीच वायन को कैसे डैमेज पहुंचाएगा। ग्रे बस इतना बोला, ना, आइड विन। प्रोफेसर एरियल ने देखा कि वह क्या प्लान कर रहा है और चेतावनी दी कि मिस्टीरियस पावर का जल्दी इस्तेमाल उसके हीलिंग आर्म को इरिकवरेबल या उसकी मौत तक ले जा सकता है। फिर भी अकेले मरना बेहतर था बजाय कि तीनों मर जाएं। ग्रे ने ग्लटनी फ्लेम को तेजी से भेदते हुए डेडली रेड लाइट फ्लैश किया। वेरियन ने जो आखिरी देखा वह ग्रे का अनप्रिडिक्टेबली परफेक्ट स्लैश था, जिसमें उसका अपना ब्लड भी मिक्स था। उसका दिमाग अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ, जबकि उसका हेड नीटली सेपरेटेड हो चुका था। ऐसे ही प्रोफेसर वेरियन ब्रैडली को उसके क्राइम्स के लिए न्याय संगत रूप से समाप्त कर दिया गया। उसका एग्जीक्यूशनर वह शख्स था जो इतिहास का कोर्स बदलने वाला था।